अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। आप देख रहे हैं नया दिन और मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय साइड एज वेल। करेंगे बहुत सारी गुफ्तगू, आज वीक का ये आखिरी शो है, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस खबर की जो कि हमने कल भी की थी, क्योंकि कल भी इम्कान था कि फैसला हो जाएगा और आज भी इम्कान है कि उसका फैसला आ जाएगा, यानी सदारती ऑर्डिनेंस पे सुप्रीम कोर्ट की राय आ जाएगी। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेटिंग होगी या नहीं, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है और इस केस का फैसला आज आने का इम्कान है, चूंकि सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट की राय से मशरूत है। तो लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट इससे मुतालिक क्या राय देती है। लेकिन जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। सेनेट इलेक्शन से पहले ही जनाब जोड़ तोड़ के लिए बड़े खिलाड़ियों की एंट्री हो चुकी है। ये कहिए जिसका इंतजार था वो आ गया शाहकार। जहाज वाले भाईजान आ गए हैं, ये कह दें। जी, जहांगीर तरीन हफीज शेख की सीट निकालने के मिशन पर निकल पड़े हैं जहाज लेकर। वो कहां गए ये भी आपको बता देते हैं। फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान पहुंच चुके हैं। राजा रियाज, मलिक नवाब और खुरम शहजाद से उनकी मुलाकात हो चुकी है। जनूबी पंजाब के जो अरकान थोड़े से रूठे हुए थे, और ये टास्क उनको हर बार दिया जाता है तकरीबन, वो टास्क हर बार मुकम्मल कर लेते हैं तकरीबन। और अगला पड़ाव उनका लाहौर होगा। अब देखते हैं लाहौर से वो अपने जहाज में क्या क्या भर के लेकर आते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है कुछ अरकान की मुलाकात हुई थी सीएम पंजाब से और उसके बाद से ये मामलात कुछ थे कि शायद वो नाराज़ हैं। सॉरी, वो तो ज़रा मैं PMLN के उनकी बात करूं, लेकिन उनकी तरफ से जवाबी तौर पे कहा गया था कि आपके कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। तो अब ये जो मुलाकातें हैं ये ज़ाहिर बहुत अहम है। अच्छा जी, पंजाब की ही बात मज़ीद कर लेते हैं कि वहाँ पर इस वक्त मौसम कैसा है। धुंध के डेरे हैं। मोटरवे जो है वो M2 लाहौर से हिरन मीनार और M3 अब्दुल हकीम और M4 पिंडी भटियां से शाम कोट तक जो है वो बंद कर दी गई है। जैसे ही फॉग छटेगी उसको फिर से खोल दिया जाएगा। प्लान योर ट्रैवल अकॉर्डिंगली। और कौमी शाहरा से मुतालिक भी खबर है कि हद निगाह यहाँ पर 20 मीटर रह चुके। जो ट्रैवल कर रहे हैं प्लीज़ स्टे वेरी विजिलेंट। अच्छा, पंजाब से जो दोस्त या रिश्तेदार हमें बता रहे हैं ना कि वहाँ पर धुंध बहुत ज़्यादा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो हम सुनकर हैरान होते हैं यहाँ कराची में, क्योंकि कराची में तो अब तकरीबन ऐसा लगता है सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी हैं जी, अब गर्मी आ चुकी है। लेकिन पंजाब का मौसम तो अभी भी बड़ा सुहाना है। एक और खबर पंजाब से, हाँ जी, लाहौर से। सस्ते घर का ख्वाब जी अब होगा पूरा। LG का ये मंसूबा है, वीडियो इसकी जारी हो चुकी है। सबसे छोटा अपार्टमेंट 650 मुरब्बा फीट का होगा और कीमत 27 लाख रुपए। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसकी कीमत से मुतालिक 27 लाख, क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान साहब ने जब कहा था कि 1 लाख घर वो बनाएंगे, बहुत तनकीद उस पर हुई। उसके बाद ज़रा वो प्लान बना और उसके बाद जिस तरह से बैंक्स को इन्वॉल्व किया गया कि कैसे आप जाकर बैंक से सब्सिडाइज यानी आसान शराइत पर वो कर्जा ले सकते हैं, फिर आप जो घर है वो ले सकते हैं। बेसिकली सब्सिडी प्रोवाइड की गई है सीमेंट इंडस्ट्री को भी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, ताकि लोग सस्ते घर बना सकें। इस पर हमने पूरा डिटेल सेगमेंट किया और हमने ये बताया था कि किसी भी शहर में ये घर इस कीमत में मौजूद नहीं है। तो उसके बाद देखिए कि बहुत से शहरों में अब ये कहा जा रहा है कि लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स लेकर आएंगे और इसमें कहना ये चाहिए कि लाहौर बाजी ले गया, LDA बाजी ले गया और उन्हें डिटेल जारी कर दिया कि कैसे 27 लाख रुपए की कीमत से स्टार्ट होने वाले अपार्टमेंट्स और घर अब यहाँ पर बनाए जाएंगे। 3 साल में 35,000 अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे। जो ये प्लान कर रहा था कि उसने कर्ज लेना है किसी बैंक से और घर बनाना है, उसके लिए यकीन जानिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हर शख्स ये चाहता है रेंट के घर से निकले और अपनी छत के नीचे जाकर बसे। और अब नाजरीन के लिए एक ऐसी खबर है जिसको सुनकर कल आपका, हमारा, हम सब का दिल उदास हो गया, या यूं कहिए कि ये खबर शेयर करते हुए इंतहाई अफसोस हो रहा है। पहाड़ों का बेटा जिसकी वापसी का हमें ना सिर्फ इंतज़ार था बल्कि बहुत सारी दुआएं उनके लिए की गई थी, अली सदपारा, वो पहाड़ों की आगोश में ही चले गए हैं। मोहम्मद अली सदपारा के बेटे ने वालिद के मौत की तस्दीक कर दी है। उन्होंने कल नाज़रीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि हमारा ख़ानदान, शफीक वालिद और पूरी दुनिया एक बहादुर कोहपेमा से महरूम हो गई है, जो कि एक ऐसा दुख है, एक ऐसा खला है जो कभी पुर नहीं हो सकता। लेकिन अली सदपारा, जब भी पहाड़ों की बात होगी, पहाड़ों का जिक्र होगा, किसी भी ऐसे एडवेंचर की बात होगी, किसी भी बहादुर कोहपेमा की बात होगी, तो अली सदपारा एक ऐसा नाम है जिसको पूरी दुनिया याद रखेगी। बेशक पहाड़ों की बात तो होगी, वो भी याद रखे जाएंगे, लेकिन स्पेशली जब K2 की बात होगी तो सबसे पहले जो नाम आएगा वो अली सदपारा का जहन में आएगा। अली सदपारा जिन्होंने कहा था कि 5 फरवरी को वो K2 सर करेंगे और उस फतह को कश्मीरियों के नाम करेंगे। आपको और मुझे, हम सबको यकीन यही है, क्योंकि ज़ाहिर है इसकी कोई तस्दीक नहीं होती कि उन्होंने वो मिशन मुकम्मल किया और वापसी पे उन्हें कोई हादसा पेश आया। इसके बाद मुल्क का तवील तरीन रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, लेकिन गुज़श्ता रोज़ उस ऑपरेशन को अब बंद कर दिया गया है। उनके बेटे साजिद सदपारा ने तस्दीक कर दी है उनकी
मौत से मुताल्लिक। ये बड़े दुख की घड़ी थी जब ये खबर हम तक भी पहुंची। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और ख़बर भी है हमारे पास कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में क्या कर रहे हैं, यानी दुनिया क्या कर रही है। अमरीकी मिशन की बात करते हैं, यानी मार्स का जो मिशन है परसेवरेंस रोवर, ये मरीख की सतह पर उतर गया है। 7 माह में 20 करोड़ 22 लाख किलोमीटर सफ़र तय किया गया, यानी तकरीबन 300 मिलियन माइल्स ये सफ़र जो है वो तय किया गया है। 2 साल के लिए इसको भेजा गया और इसका मकसद यह है कि मरीख पर ज़िंदगी तलाश की जाए या जो एंशिएंट लाइफ है उसके ट्रेस बैक्स जो हैं वो सामने लेकर आए। एक इट्स काइंड ऑफ अ रोबोट अलॉन्ग विद द हेली ड्रोन जो कि वहाँ पर गया है। जुलाई में ये मिशन लॉन्च हुआ था और अब वहाँ पर पहुँचा है और उसकी कुछ तस्वीर भी मौसूल हुई हैं। आई गेस जो कनेक्टिविटी होती है उसमें 11 मिनट लगते हैं वहाँ से सिग्नल यहाँ तक पहुँचने में, फिर वो चीज़ यहाँ पर आती है। अच्छा, ऐसा है क्या? ऐसा ही है। आप बता रहे थे और मैं सुन रही थी। अच्छा, मुझे शुएब ये बताएं, आज जब आप ऑफिस आ रहे थे तो आपका टेम्परेचर क्या आया था? आज टेम्परेचर जब चेक हुआ तो इट वॉज 96। अच्छा, मेरा भी टेम्परेचर आज नॉर्मल है, लेकिन जो क्रिकेट के फैंस हैं उनको बुखार हो गया जनाब 104। और क्यों ना होगा? अच्छा, आप हैरान हो रहे थे मैं बाकी किसी तरह को क्या हो गया। यही खबर है हमारे पास, क्योंकि अब स्टेज सजेगा, सीटी बजेगी और फिर से PSL का जिक्र चलेगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 के आगाज में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। इवेंट के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन टर्की में नहीं, वो तो ज़ाहिर है इफ्तिताही तकरीब जो है वो टर्की में रिकॉर्ड हो चुकी है और जब कल ये मैच होगा उससे पहले स्टेडियम और टीवी पर लाइव जो है वो टेलीकास्ट किया जाएगा। अच्छा, शायकीन क्रिकेट को बड़ा इंतजार था कि ये इवेंट पाकिस्तान में हो, हम यहाँ पर जाकर इस इवेंट को देखें, बट ड्यू टू कोविड और वर्चुअल इवेंट था चूंकि, और ज़रा कुछ उनके शायद एग्रीमेंट्स थे तो उन्होंने वहाँ पर किया। लेकिन एट द सेम टाइम जो आपने कहा ना कि इनिशियली पारा कितना है और कितना होगा, चाहे आपका पारा 106 आए 104 आए, वो उस थर्मामीटर में नहीं आएगा, क्योंकि वो जब आप स्टेडियम जाएंगे मैच देखने के लिए तो डेफिनेटली मास्क के बगैर एंट्री नहीं होनी और टेम्परेचर आपका चेक होना है। तो वो जो बुखार है उसका बिल्कुल अंदर रखिए, ये ना हो कि टेम्परेचर में आगे अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि अब तक की तैयारियां हैं कैसी। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइएगा कि क्या स्टेडियम के अंदर और बाहर फैंस का लहू गरमाते हुए आप हमें इस बार भी नजर आएंगे? क्या सोचा है इस बार आपने मुनफरिद, क्या करेंगे आप इस बार? बिल्कुल सोचना क्या है, PSL हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है ना टूर्नामेंट है T20 का, और इंशाल्लाह दुनिया देखेगी कि जिस तरह चाचा क्रिकेट पाकिस्तान से अपने जज्बात का और लोगों को जो है ना खुशियाँ देता है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा भी हमारा PSL जो है वो पहले की तरह बल्कि और ज़्यादा कामयाब हो। सिर्फ कोरोना की वजह से क्राउड कम होगा, लेकिन मेरा और लोगों का जोशो खरोश इंशाल्लाह वही होगा और हमारे नारे भी वही होंगे, जीवे जीवे पाकिस्तान, प्यारा प्यारा पाकिस्तान, आँख का तारा प्यारा पाकिस्तान। हमें पाकिस्तान जान से प्यारा है और क्रिकेट हमारा जुनून है और हम दुनिया को दिखाएंगे कि पाकिस्तान के तमाशाई जो है वो जिस तरह चाचा क्रिकेट हिस्ट्री का बेस्ट चेयर लीडर है, हमारे शायकीन क्रिकेट भी दुनिया के सबसे अच्छे और पुरजोर जो है ना शायकीन क्रिकेट है। क्या बात है, अभी से आप बड़े चार्ज्ड हैं आप चाचा। मुझे ये बताएं, ये जो अभी हमने पहले जिक्र करते हुए वीडियो भी दिखा रहे थे थोड़ी सी गाने की, यानी PSL सीजन 6 का ये तराना, नसीबो लाल भी हैं, आयमा बेग भी हैं, यंग स्टैंडर्ड्स भी हैं, आपको ये गाना कैसा लगा और इस गाने में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा? जो भी है ये अपनी अपनी पसंद है, लेकिन जो मुझे PSL का गाना जो है ना अपने हिसाब से जो है ना वो यही था, सीटी बजेगी अब स्टेज सजेगा, ताली बजेगी और खेल जमेगा, ला 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 ला, सीटी बजेगी अब स्टेज सजेगा। ये गाना मुझे जो है ना जितने भी हमारे PSL के हैं ये मैं गुनगुनाता रहता हूँ, कभी अच्छा भी लगता है। ये गाना सब अच्छे हैं जो भी है, लेकिन ये गाना थोड़ा इजी भी है और लोग इसको ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। वाह जी वाह, क्या गाना आपने गाया। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि हर टीम तो वैसे पाकिस्तान की टीम है, हर दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, लेकिन कोई टीम एक ऐसी जो आपकी फेवरेट है और क्यों पसंद करते हैं आप उसको, ये भी हमें बताएं। ये सवाल जो है ना आपने ऐसा कर दिया है कि ये मैंने लिखा हुआ है जान से प्यारा पाकिस्तान, और पाकिस्तान के झंडे मैंने सीने से लगाए हुए हैं और पाकिस्तान का मैं झंडा ले रहा हूँ। इसलिए जितनी भी टीमें 6 की 6 हैं वो मेरी सारी जो है ना मुझे एक जैसी लगती है। जो टीम अच्छी खेलेगी वो जीत जाएगी,
लेकिन मुझे सारी टीमें अच्छी लगती हैं, सारा जो है ना खिलाड़ी जो है ना पाकिस्तान के अच्छे लगते हैं। और हम जो हमारे आउट कंट्री से भी खिलाड़ी आए हैं, चाचा क्रिकेट उनको जो है ना वेलकम पाकिस्तान में कहता है और ये दुआ करता है कि PSL हमेशा की तरह जो है ना वो पहले से भी ज़्यादा कामयाब हो। और मुझे पूरी दुनिया से जो है ना वो कॉलें आ रही हैं कि चाचा जी आप कोशिश करें, दुआ करें कि भी हमारा मुल्क जो है ना कोरोना की वजह से जो है ना शायकीन क्रिकेट जो है ना वो मैच कम देखेंगे, लेकिन दुनिया देखेगी कि हमारे जितने भी जो है ना कराची में अगर 8,000 का क्राउड होगा और लाहौर में 6,000 का क्राउड होगा तो उसका जोशो खरोश वही होगा जो हमने इंग्लैंड में जो है ना इंडिया के ख़िलाफ़ हमारा जोशो खरोश था जब भी हमने चैम्पियन ट्रॉफी जीती थी। और जब भी फिर हमने 2020 मैनचेस्टर में जो है ना जीता था इंग्लैंड के ख़िलाफ़, तो इंडियन सारे इंग्लैंड के जो है ना शायकीन क्रिकेट भी हैरान थे और कमेंटेटर भी कह रहे थे कि आज पाकिस्तानियों ने मैच जीतने के साथ शोर शराबा और अल्लाह गुल्ला करने का एक नया रिकॉर्ड कायम किया। और ऐसे ही होगा, PSL ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा होगा। लेकिन चाचा जिस तरह आपने कहा कि क्राउड ज़रा थोड़ा कम होगा, जोशो खरोश फिर भी उतना ही होगा ड्यू टू कोविड। ज़रा ये सब कुछ हो रहा है और कोविड ही की वजह से ओपनिंग सेरेमनी लाइव नहीं हो रही, वो रिकॉर्ड हुई है टर्की में। मैं जानना आपसे चाह रहा हूँ, जितनी आपकी मोहब्बत है, जितना आप प्यार करते हैं क्रिकेट से, जितना आपने नाम बनाया है क्रिकेट की वजह से, क्या PCB ने आपसे कोई बात की थी कि ओपनिंग सेरेमनी में भी आपको लेकर जाएं, ऐसी कोई बात हुई थी? जी PCB ने जो है ना ओपनिंग सेरेमनी में तो नहीं बुलाया, लेकिन मैं PCB का मशकूर हूँ। ये सफ़र चलता रहेगा। जो है ना उन्होंने मुझे आवर हीरो के लिए नॉमिनेट किया है और मेरा जो मिशन है वो जारी रहेगा। मेरा मिशन है दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करना, लोगों को खुशियाँ देना और गरीब और मस्कीन लोगों की मदद करनी। और पहले जैसे भी हालात थे, उम्मीद है कि PCB जो है ना जब भी चाचा क्रिकेट दुनिया का बेस्ट चेयर लीडर है और नंबर 1 फ़ैन है, तो PCB को ज़रूर जो है ना कुछ जब भी अरबों लोग देख के चाचा जी को खुश होते हैं, तो मेरी PCB से भी अपील है कि आइंदा वो कोई ऐसा जो है ना बंदोबस्त करे कि मैं जहाँ भी टीम जाए तो PCB मुझे स्पॉन्सर करके भेजे। और इसमें पाकिस्तान की इज्जत है और हमने तो पाकिस्तान का झंडा पहले भी लहराया। आज के मैं किराए के मकान में बैठा हूँ, लेकिन मेरी इज्जत जो है माल वालों से ज़्यादा। हमने एक हिस्ट्री बनाई है कि भी क्रिकेट की हिस्ट्री में ना तो कोई चाचा क्रिकेट जैसा पुरजोश और जुनूनी क्रिकेट लवर क्रिकेट हिस्ट्री में पैदा हुआ है और ना कोई अपने वतन से प्यार करने वाला चाचा क्रिकेट जैसा जो है ना शदाई पैदा हुआ है। हमने वतन से ऐसा प्यार किया है कि दुनिया को दिखाया वतन का प्यार क्या होता है। ऐसा प्यार तो रांझे ने हीर से भी नहीं किया होता। बिल्कुल आपने ठीक कहा चाचा कि जब आप जहां भी जाते हैं आप इस तरह से लोगों को चेयर अप करते हैं, बल्कि लोगों को इंतजार होता है कि हम स्टेडियम जाएंगे तो हमें चाचा क्रिकेट भी देखने के लिए मिलेंगे। PCB को चाहिए कि इवेंट में आपको भी लेकर जाएं। हमें ये बताएं कि कोई मैसेज जो आप घर बैठे PSL वालों को देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारा क्राउड ऐसा है जो स्टेडियम नहीं जा पाएगा, घर पर देखेगा मैच, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जो है ना मैं PSL के शायकीन क्रिकेट को बल्कि हर पाकिस्तानी को जो है ना ये पैगाम देना चाहूँगा कि हमें क्रिकेट के जो है ना अपने क्रिकेट की टीम को सपोर्ट करना चाहिए और जो है ना पाकिस्तान से सच्चा जो है ना वो प्यार करना चाहिए। और यही जो है ना मेरा एक छोटा सा पैगाम होता है कि जब भी ज़िंदगी में चाचा क्रिकेट ने अपने ऊपर किसी में गुंबद खिजरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और परचम की वजह से जो है ना मुझे अल्लाह ने दुनिया भर में इज़्ज़त दी हुई है। मेरे लिए भी अमेरिका का पासपोर्ट या इंग्लैंड का पासपोर्ट लेना कोई इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन हमने दुनिया वालों को बताया है कि भाई कोई अगर कोई वतन से प्यार करे तो फिर चाचा क्रिकेट की तरह करे और पैसा ना देखे और क्रिकेट का जुनून हो। तो फिर मैंने क्रिकेट खेली भी हुई है, खिलाई भी हुई है और मुझे बड़ा शौक़ है, बद खुशी है कि पाकिस्तान में 68 में मैंने जो है ना पहली पाकिस्तान में सियालकोट में सीमेंट विकेट बनाई थी। चाचा आप शान है पाकिस्तान की और जिस आपकी मोहब्बत है क्रिकेट से, जिस तरह का आपका जुनून है क्रिकेट से, ऐसे ही एक और शख्स से मिलवाते हैं नाजरीन को। बड़ा बाहिम्मत सा ये लड़का है,
इसने अपनी बीमारी को मजबूरी बनने नहीं दिया। ही इज़ 14 ईयर्स ओल्ड, एजाज इनका नाम है और क्रिकेट पर ये तज्जिए करते हैं और सब हैरान रह जाते हैं। लाहौर के इलाके मॉडल कॉलोनी के रिहायशी हैं और कमेंट्री करते हैं। उमैर एजाज इनका नाम है। ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा ये बीमारी है, फ्रेजाइल बोन्स, ये बाय बर्थ एक कंडीशन होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर है जिससे ये मुतासर हैं और अब इनकी ये ख्वाहिश है कि वो एक अच्छे कमेंटेटर बन जाएं। आज उम्र में छोटे हैं उमर, लेकिन ख्वाब बहुत बड़े हैं, ख्वाहिशात बहुत बड़ी हैं और जब इतनी बड़ी ख्वाहिशात हों तो इंशाल्लाह इससे ख्वाब पूरे भी होते हैं। बिल्कुल, हमें ज्वाइन कर चुके हैं लाहौर से, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। बेहद शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। सबसे पहले मुझे प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्रिकेट का शौक कैसे पैदा हुआ और फिर आपने तो कमेंट्री स्टार्ट कर दी, थोड़ा सा इस बारे में मुझे प्लीज़ बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया समा टीवी का जिन्होंने मुझे इंटरव्यू में लिया और मेरा नाम है मोहम्मद उमर एजाज। मेरा क्रिकेट का शौक वब से पैदा हुआ मेरे अंदर जब PSL का पहला ऑडिशन हुआ था ना, तो वह मुझे पता भी नहीं था क्रिकेट होती क्या है। खेलते हैं, कजन खेलते थे, मैं उनको देखता था, मुझे दुख होता था यार मैं क्यों नहीं खेल सकता। तो फिर उसकी वजह से अब मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट का शौक पैदा हो गया है। आई लव क्रिकेट और क्रिकेट से बहुत प्यार करता हूँ। क्रिकेट की काफ़ी नॉलेज भी रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं क्रिकेट से। उमर आप कितने प्यारे हैं, आप जितना क्रिकेट से प्यार करते हैं आप इतने खुद भी प्यारे हैं। आप हमें ये बताएं कि आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, किसको आप पसंद करते हैं? अगर आप खुद क्रिकेट खेलते हैं तो आप किसको फॉलो करते हैं, किसकी तरह बनते हैं? देखिए फेवरेट खिलाड़ी तो वही होता है जो अपने मुल्क के लिए अच्छा खेले, पाकिस्तान के लिए अच्छा खेले। स्पेशली पाकिस्तान के जो हीरो होंगे वो मेरे फेवरेट प्लेयर ही रहेंगे हमेशा। जो पाकिस्तान के लिए खेलेगा, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा, अपनी कंट्री के लिए खेलेगा, तो आई लाइक दिस प्लेयर, उसको मैं लाइक करूंगा। अच्छा उमर, मुझे ये बताएं कि कमेंट्री आप तो करते हैं लेकिन आपको खुद कौन सा कमेंटेटर पसंद है, किसका स्टाइल आपको ज्यादा भाता है? जी कमेंटेटर्स तो काफी ज्यादा दुनिया क्रिकेट में काफी कमेंटेटर्स हैं, लेकिन मैं ज्यादा लाइक रमीज राजा को करता हूँ। रमीज राजा साहब की मैं कमेंट्री देखता हूँ, उसको ज्यादा लाइक करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनके जैसा कमेंटेटर बनूं अपने फ्यूचर में। अच्छा उमर, यहाँ पर मेरी ख्वाहिश पर आप मुझे क्या थोड़ी सी कमेंट्री करके दिखा सकते हैं? अगर रमीज राजा जैसी करना चाहते हैं तो वैसे, नहीं तो आपका जो अपना स्टाइल है आप उसमें थोड़ी सी कमेंट्री करके दिखाएं। मैच चल रहा है और आप उसके ऊपर कमेंट्री कर रहे हैं। जी ठीक है। पाकिस्तान टीम ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया है। बाबर आजम, फखर जमान बैटिंग करने के लिए मैदान में उतरे हैं। काफी अच्छे बैट्समैन हैं, इन फॉर्म है बाबर आजम और बाबर आजम को बॉलिंग करवाने जा रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर मूसा खान। तो देखते हैं कराची किंग वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। क्या बात। और बाबर आजम का बॉल कराया, खूबसूरत कवर ड्राइव, वाओ व्हाट अ शॉट बाबर आजम, गुड बैटिंग, व्हाट अ टेक्निक एंड व्हाट अ गुड प्लेसमेंट। बाबर आजम इज अ वेरी गुड प्लेयर। और इसके बाद दूसरी बॉल करवाने के लिए आए मूसा खान और छक्का। माशाल्लाह बाबर आजम का बल्ला सही आज बोल रहा है और क्या कमाल की बैटिंग कर रहे हैं बाबर आजम। मूसा खान प्रेशर में आ चुके हैं, शदाब खान को समझा रहे हैं कि इस तरह बॉलिंग करो, तो बाबर आजम की क्या ही बात है। क्या बात है, आपके स्टाइल की क्या ही बात है, जबरदस्त। उमर थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और हमसे गुफ्तगू कर रहे। बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके और कमेंट्री सुन के तो और अच्छा लगा। क्विकली एक ब्रेक की तरफ बढ़ना नाजरीन, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर मौज़ूआत बाकी हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी नन्हे से कमेंटेटर उमर एजाज से और ब्रेक में हमने उनसे बात बड़ी करते हुए इतना अच्छा लगा कि हमने ये सोचा कि हम उमर से भी मजीद बात करेंगे, अभी उमर को जाने नहीं देंगे। कमेंट्री तो हमने उसकी सुन ली लेकिन अब हम उनसे तज्जिया भी हासिल करेंगे, तो तज्जियाकार उमर एजाज उमर मुझे ये बताएं कि ज़रा कमेंट्री आप इतनी अच्छी करते हैं लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर तज्जिया करना हो तो उससे मुताल्लिक भी हम ज़रा जानना चाहेंगे आपसे। फॉर एग्जांपल PSL सीज़न 6 और अभी PSL का जो पहला मैच होना है, जो टीम्स अनाउंस्ड हैं पहले से, आपके लिहाज से कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है, किसको आपको लगता है जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल होंगी, और इस लिहाज से थोड़ा सा बताएं। जी देखें
कराची का होम ग्राउंड है, लाहौर में भी मैचेस हैं, कुछ कह नहीं सकते। स्टार्टिंग में कुछ मैचेस होते हैं इसमें टीमों का कम्बिनेशन पता लगता है, किस तरह का कम्बिनेशन है, किस प्लान से जा रहे हैं, क्या बैलेंस है टीम का, और हर टीम जीतने के लिए मैदान में उतरती है। तो काफी से एक्साइटमेंट है, एक दिन रह गया उसके बाद PSL 6 का मेला सजेगा, एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है। तो मैं तो इस मैच में पहला जो मैच है उसमें सपोर्ट कर रहा हूँ कोयटा ग्लेडिएटर्स को। अच्छा उमर, पाकिस्तान अपनी टीम में बैटिंग, बॉलिंग में, फील्डिंग में, मैं PSL से हट के आपसे पूछ रही हूँ, तब्दीलियां करता रहता है, लेकिन पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर से हमेशा शिकायत रहती है। अब जो पाकिस्तान टीम के अंदर तब्दीलियां की गई हैं, इस हवाले से हमें बताइएगा कि क्या तब्दीलियां होनी चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए पाकिस्तान की टीम में? देखिए, जहाँ पे आपको लगता है कि प्लेयर्स इन फॉर्म में नहीं है, ज्यादा रन्स नहीं कर पा रहा, आप उसको रेस्ट दें या बेंच पे बिठाएं, यंगस्टर को चांस दें। और जिस तरह तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान की टीम के जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तीसरे T20 मैच में कुछ यंगस्टर्स को चांस दिया, जाहिद महमूद और उस्मान कादिर को भी चांस दिया। और देखें कि फिर जाहिद महमूद ने डेब्यू मैच में परफॉर्म करके दिखाया है। फिर उसके बाद प्लेयर हैं हैदर अली, उनको जरा अपनी टेक्निक के ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा। मिडल ऑर्डर जब इस अच्छी टीम का स्ट्रांग होता है ना मिडल ऑर्डर, तो फिर ऑलरेडी वो टीम फिर काफी आसानी से दूसरी टीमों को ना टफ टाइम दे सकती है। क्या बात है, टफ टाइम तो उस वक्त आप दे रहे हैं भाई। उमर, मुझे ये बताएं कि कमिंग बैक टू द PSL, आपने तो कहा क्वेटा ग्लैडिएटर्स को आप सपोर्ट करें, लेकिन मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा सितारा है जो आपको ज्यादा चमकता दमकता दिखाई दे रहा है, आप फोरसी कर रहे हैं इन दिस मैच एंड देन इन द होल PSL सीजन 6? जी देखिए, मैं वैसे जो पहला मैच है उसमें कोयटा ग्लेडिएटर की टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ। वैसे मुझे PSL में शादाब खान बहुत अच्छे लगते हैं। शादाब खान की कप्तानी, अटैकिंग कैप्टनसी, उनके एक्सपीरियंस, उनकी बॉलिंग का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि वो काफी फाइटिंग करते हैं, एंड तक मैच को लेके जाते हैं और काफी अच्छे कप्तान है। तो लाइक दिस शादाब खान इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर। अच्छा उमर, बाबर आजम के बारे में क्या ख्याल है आपका? बाबर आजम भी काफी अच्छे प्लेयर है। कराची किंग की टीम को, अगर कराची किंग की टीम 2020 में अगर जीती है, चैंपियन बनी है, तो उसमें काफी ज्यादा जो रोल है ना वो बॉबी भाई का ही है। बाबर भाई का रोल है सारा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की है फाइनल में, और उनकी बैटिंग की बदौलत कराची किंग की टीम जीती है। तो टीमें तो सब अच्छी हैं, बाबर भाई भी अच्छे बैट्समैन हैं, और मैं ज्यादा शादाब खान को लाइक करता हूँ, मुझे उनकी बैटिंग भी काफी अच्छी लगती है। पहले से काफी ज्यादा शादी भाई ने अपनी इम्प्रूवमेंट की है बैटिंग में, तो मैं उनको काफी बड़ा फैन हूँ। बाबर भाई का भी काफी बड़ा फैन हूँ, उनकी भी बैटिंग पसंद करते हैं। वो तो बैकबोन प्लेयर हैं कराची किंग की टीम के, पाकिस्तान टीम के, तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान है बॉबी भाई। तो गुड प्लेयर बाबर आजम। क्या बात है, बॉबी भाई के तो फैन है आप, शादाब के भी फैन है आप। ये लाइक्स तो बता दी। Do you dislike any player जो आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए था, नहीं खेलना चाहिए था उससे PSL में? नहीं, इस तरह का कोई प्लेयर नहीं है, सब प्लेयर्स खेलने के लिए आते हैं, परफॉर्म करने अच्छा, के लिए आते हैं। उमर लास्ट में एक क्वेश्चन, ये मैं काफी प्लेयर्स को लाइक करता हूँ। उमर, ये बताइएगा कि PSL सीजन 6 का जो गाना आया है, वो उस पे सोशल मीडिया पे कुछ लोग उसको पसंद कर रहे हैं, कुछ नापसंद कर रहे हैं, आपको वो कैसा लगा? देखिए, मैं कुछ पे कह नहीं सकता। मैंने कुछ जो सॉन्ग सुने थे ना PSL के, अली जफर के जो सॉन्ग है काफी ज्यादा पॉपुलर हुए। उनका सॉन्ग मेरे ख्याल से दोबारा करना चाहिए था, या आतिफ असलम करना चाहिए था। आयमा बेग का भी ठीक था, उन्होंने काफी अच्छा सॉन्ग है, लेकिन अब सॉन्ग चेंज तो नहीं हो सकता। कुछ लोग लाइक भी कर रहे हैं, तो लाइक तो करना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा था कि ज्यादा जो फैन फॉलोइंग है वो अली जफर की है, क्योंकि उनकी जो अपनी आवाज का जादू जगाते हैं, और PSL के मैचेस में 4 चांद लग जाते हैं अली जफर के गाने की वजह से। ठीक है, ये आपकी राय थी। थैंक यू वेरी मच उमर एजाज, साथ मौजूद थे आप, अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू।
बढ़ते हैं जनाब आगे, और अब चुका है सियासी नाश्ता करने का, और सियासी नाश्ते में आज हम ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं कि जो अपोजिशन यानी पीडीएम की जमातें या पीडीएम की जितनी भी जमातें, जितने भी रहनुमा हैं, जिस तरीके से वो कहते हैं कि हम मार्च करेंगे, और ये लॉन्ग मार्च का ऐलान जिस तरीके से वो करते हैं, जिसका आगाज़ 26 मार्च को होगा, ये कहा गया है। और ये भी कहा गया कि हर जमात अपने कारकुनान का ख़र्चा ख़ुद उठाएगी। इंतज़ामात के लिए 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। सेनेट इंतखाबात के मामले में इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद कर दी गई है। दूसरी जानिब सेनेट इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ का जोर पड़ा तो जहांगीर तरीन साहब की सियासी मैदान में वापसी हमने चंद लम्हात पहले शेयर की थी। अनहोनी को होनी करने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुतहरक दिखाई दे रहे हैं। जो उम्मीदवार हैं पीटीआई के हफीज़ शेख साहब, उनकी कामयाबी के लिए अरकान असम्बली से उनके राब्ते जहाज़ जगह जगह पर जा रहा है, मुलाकातें करवा रहा है, फिर कहीं और लेकर जा रहा है। तो ये सबसे क्या अपोजिशन घबरा रही है या नहीं, इस पर बात करते हैं। बिल्कुल, और नून लीग खासकर इसका अगला कदम क्या होगा, क्या स्ट्रेटजी मुस्लिम लीग नून अपनाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राना साहब, बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन पहले मरियम नवाज की बात कर लेते हैं। हुकूमत के कुछ वज़रा और कुछ सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि मरियम नवाज ने बैकडोर बातचीत में हुकूमत से मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन वज़ीर आज़म ने इनकार कर दिया। क्या ये बात दुरुस्त है? ऐसा ये इनके दावे नहीं है, ये इनकी ख्वाहिश है, जो कि इनकी ख्वाहिश जो है वो कभी पूरी नहीं होगी। और मरियम नवाज शरीफ इनको इनके अंजाम तक पहुंचा के ही दम लेंगी, और कोई ऐसी सूरत नहीं है और किसी भी कीमत पे वो जो पार्टी को लीड कर रही हैं, वो जो सियासी किरदार अदा कर रही हैं, वो हमेशा इंशाअल्लाह ताला अदा करती रहेंगी। अगर ये उन मानों में ये बात की जा रही है उनके बाहर जाने की, तो ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। वैसे एक आज़ाद शहरी के तौर पे लोग जाते हैं आते हैं, ये तो कोई ऐसा मामला नहीं है कि इसके ऊपर इस किस्म का जो है वो क़यास किया जाए। ठीक है सर, आप नवाज शरीफ साहब से मुतालिक बता दें, उनका पासपोर्ट उसकी मियाद तो ख़त्म हो गई और उन्होंने रिन्यूअल की जो एप्लीकेशन है अभी तक नहीं दी। सर क्यों नहीं दी? मियां नवाज शरीफ जो है वो इस हुकूमत का और ख़ास तौर पे इमरान खान न्याजी और जो इस वक्त रावलपिंडी के शैतान वज़ीर दाखिला हैं, इनकी ज़हनी गिरावट को, इनके इंतकाम को, इनके तकब्बर को वो समझते हैं, और उन्हें ये मालूम है कि ये इनको इस किस्म की दरख्वास्त देने का जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बल्कि अभी तो 1 महीना रहता था उनकी डेट ऑफ एक्सपायरी को, तो उन्होंने पहले ही जो है इन्होंने जो है वो इस किस्म का वबेला करना शुरू कर दिया था कि हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने दुरुस्त फैसला किया कि उन्होंने इनको जो है वो दरख्वास्त नहीं दी। और वैसे भी वो एक इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं, वो इस मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, इस्लामी दुनिया में उनका एक मकाम है, दुनिया में उनको एक हैसियत हासिल है। तो इसलिए वो इनकी जो है वो रिन्यूएशन क्या या इनकी जो है वो तस्दीक की वो जो है वो बरहूने मिन्नत नहीं है। अच्छा राना साहब, पीटीआई के कुछ वज़रा ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब एहतसाब से भागते हैं, इमरान खान साहब से डरते हैं, इसलिए पाकिस्तान नहीं आ रहे। क्या वाकई ऐसा है? नवाज शरीफ इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुल्क नहीं आना चाहते वापस? बिल्कुल वो वापस आएंगे। वो इस वक्त वहाँ पे जो रुके हुए हैं वो आपके इल्म में है कि उनकी बड़ी एक क्रिटिकल सर्जरी जो है वो रिक्वायर्ड है, और कोविड की वजह से उनको टाइम नहीं मिल सका। तो जैसे ही उनका वो इलाज कंप्लीट होता है तो उस वक्त वो वापस आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो उनकी पार्टी यहाँ पे इस सिलेक्टेड रजीम के ख़िलाफ़ सिविलियन बालादस्ती के लिए और वोट को इज़्ज़त के लिए जो है वो जदोजहद कर रही है, उस सियासी जदोजहद का वो हिस्सा बनेगी इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब साथ मौजूद थे, आप गुफ्तगू कर रहे थे। बढ़ते आगे अफसोसनाक खबर आ रही है भावलपुर से। धुंध के बायस स्कूल वैन ट्रक से टकरा गई है। इस हादसे के नतीजे में एक तालिब इल्म जाँ बहक और 8 शदीद जख्मी हुए। इसी से मुतालिक बात करेंगे, एहसन अंसारी हमारे साथ हैं। एहसन, ये बताइए जाँ बहक तालिब इल्म की उम्र क्या थी और बाकी जो 8 तालिब इल्म हैं उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? अभी देखिए, इसी तरह से जामहा होने वाला तालिब इल्म है, 10 साल उसकी उम्र है और उसकी शनाख्त साद के नाम से हुई है। तहसील खैरपुर टामे वाली से उसका ताल्लुक था।
आज सुबह धुंध के बाद एक स्कूल वैन जो है वो ट्रक से जा टकराई है, जिसके नतीजे में ड्राइवर और 8 तलबा जो है वो शदीद जख्मी हुए। एक तालिब इल्म जाम बहक हुआ है। जो शहरी हैं उन्होंने 3 जो संजीदा नौयत के तलबा थे, जख्मी तलबा थे, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और जिसके बाद रेस्क्यू जाए हादसा पर पहुंची और उन्होंने रेस्क्यू किया बच्चों को और अब जो बच्चे हैं उनको हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। इसके अलावा जो ट्रक ड्राइवर है वो मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने जय वकुआ पर पहुंचकर अब कार्रवाई का आगाज भी कर दिया है। शुक्रिया। खबर से मुतालिक आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। ऐसे में ड्राइवर्स को तेज रफ्तारी से गुरेज करना चाहिए। शोएब, बिल्कुल, आज हमने प्रोग्राम के इंट्रो में भी कहा था कि जहाँ जहाँ पर भी धुंध है वहाँ पर अपने जो ट्रैवल है उनको भी प्लान अकॉर्डिंगली कीजिए। इसके साथ साथ जो जा रहे हैं वो बहुत एहतियात से जाएं, फॉग लाइट्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए। बढ़ते आगे, हवालात, कैद, पुलिस स्टेशन, ये लफ्ज़ सुनने के बाद या सोचने के बाद जहन में वहाँ का माहौल फ़ौरन से आ जाता है। बड़ा तल्ख सा माहौल जहन में आ जाता है, खाका ऐसा ही खिंच जाता है कि जब तफ्तीश होती है तो माहौल कुछ अलग होता है। ऐसे में अगर कोई शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन जाए और बच्चों को भी लेकर जाना पड़े तो वो सोचेगा कि मैं ना जाऊं, कि बच्चों को माहौल ना दिखाऊं, वो शायद इसीलिए पीछे रह जाएगा। इसी तरह ख़वातीन होती हैं, वो डर जाती हैं कि पुलिस स्टेशन जाएंगे अजीब सा माहौल होगा तो वो नहीं जाती। सिंध पुलिस ने इस मामले पर एक अहसन कदम उठाया है, जिसमें एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने मिलकर एक ऐसा कमरा तैयार किया है जो पुलिस स्टेशन से बाहर है और है सिर्फ़ और सिर्फ हमारे बच्चों के लिए, कौम के मुस्तक़बिल, कौम के मेमारों के लिए, इन बच्चों के लिए, कि हम उन्हें एक अच्छा माहौल प्रोवाइड कर सकें। इस कमरे में क्या कुछ है और वहाँ पर बच्चे जब जाएंगे तो वो किस तरीके से उस माहौल से अलग रहेंगे, नहीं पुलिस स्टेशन के माहौल से अलग रहेंगे, और ये कितना ज़रूरी है, ये सब कुछ जानने के लिए सिद्रा मीर कल गई थी वहाँ पर। उनका विज़िट कैसा रहा आपको दिखाते हैं। थाना, जेल, कैद, ये तमाम अल्फाज सुनते हुए हमारे जहन में क्या आता है, एक पुलिस स्टेशन का तस्वुर आता है। लेकिन आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ और ये जगह जब मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि ये किसी पुलिस स्टेशन का हिस्सा है। जी हाँ, मैं हूँ आज यहाँ पर वुमेन एंड चिल्ड्रन पुलिस स्टेशन साउथ जोन में। यहाँ पर एडिशनल आईजी कराची और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से एक ऐसा कमरा बनाया गया है बच्चों के लिए। ये कमरा बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको यहाँ पर लाया जाता है, मैं आपको इस रूम में अंदर जाकर न सिर्फ ये कमरा दिखाऊंगी बल्कि यहाँ पर मौजूद इंतज़ामिया से भी मैं बात करूँगी। तो पहले मैं आपको इस कमरे का दरवाज़ा दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है कि विमेन एंड चिल्ड्रन पुलिस स्टेशन, लेकिन ये वो वाहिद दरवाज़ा है, पहला दरवाज़ा है जिसको देखकर आपको लगेगा नहीं कि किसी पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा है। तो चलिए कमरे के अंदर जाकर देखते हैं कि ये कमरा बनाया कैसा गया है। आहा, तो जनाब इस कमरे के अंदर आकर मुझे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि ये किसी पुलिस स्टेशन का कमरा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि बच्चों का कोई प्ले एरिया है। वॉल्स देखिए आप, तरह तरह की पेंटिंग्स की गई हैं। इस वॉल पे देखिए बच्चों के लिए कार्टून्स बनाए गए हैं और हर वॉल पे तस्वीरों के साथ एक ख़ास मैसेज है बच्चों के लिए, बच्चों के हुकूक के हवाले से। प्रॉप्स यहाँ पर रखे गए हैं, खिलौने बच्चों के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। मैं चाहती हूँ कि कैमरामैन मेरे साथ मूव करके इन बच्चों के खिलौनों के हवाले से दिखाएं। अच्छा, ना सिर्फ खिलौने बल्कि यहाँ पर जी जनाब वाइट बोर्ड भी लगाया गया है बच्चों की एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए भी। ज़्यादा छोटे बच्चे भी यहाँ पर लाए जा सकते हैं। ये मामला है क्या, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी, लेकिन अभी मैं आपको ये दिखाऊँगी। ये देखिए, एक बिल्कुल छोटे बच्चे के लिए ये अब यहाँ पर सॉफ्ट टॉयज बच्चों के लिए रखे गए हैं जी। ये देखिए, बच्चों के फेवरेट खिलौने जो होते हैं, इसमें ये पिंक पैंथर और ये स्पाइडरमैन और ट्वीटी, ये सारी चीज़ें। टेलीविज़न स्क्रीन भी लगाई गई है जी जनाब यहाँ पर बच्चों के लिए। कौन से बच्चे होते हैं जिनको यहाँ पर लाया जाता है? दरअसल बहुत छोटे से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ख़वातीन मतलब बैगर्स होती हैं, जो बच्चों को लेके भीख मांग रही होती हैं, उनके साथ मतलब 1.5 साल, 2 साल, 5 साल या 7 साल के बच्चे होते हैं। अगर बच्चों को माँ के साथ यहाँ लाया जाता है तो मदर को तो लाजमी बात है कि जो मतलब फ़र्दर प्रोसेस होते हैं उसके हवाले से इन्वेस्टिगेट किया जाता है। मगर चूँकि बच्चे होते हैं, बच्चों पे थाने का एक इमेज इस तरह का बना हुआ है कि बच्चे डरते हैं। इस वजह से ये रूम मतलब बनाया गया है कि बच्चों को इस रूम में टॉयज़ वगैरह दे के रखा जाए, बच्चे खेलें यहाँ पर और बच्चों का माइंड फ्रेश रहे। सलमा साहबा, यहाँ पर बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाता है? क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं बच्चों के लिए खाने पीने के हवाले से, और उनका ख्याल रखने के लिए यहाँ पर क्या कोई स्पेशल आपने स्टाफ रखा है इसके लिए?
जी बिल्कुल, हमारी लेडीज़ सीएनए के जो स्टाफ है उनके हम शिफ्ट वाइज में ड्यूटीज़ लगाते हैं। मॉर्निंग में 2 लेडीज़, इवनिंग में 2 और नाइट में 2, क्योंकि वो बच्चों के साथ रहती हैं, बच्चों के साथ खेलती हैं और बच्चों को मतलब बिज़ी रखती हैं। कलर्स यानी कि बुक्स हैं यहाँ पे, कलर पेंसिल वगैरह हैं, टीवी यानी कि बच्चों के लिए लगाया गया है, टॉयज़ है, ये सारी चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं, बोर्ड है, बच्चे मतलब इसके साथ खेलते हैं और 2 लेडी कांस्टेबल्स बच्चों के साथ होती हैं जो बच्चों के साथ अटैच रहती हैं। राबिया, यहाँ पर हर एज के बच्चे लाए जाते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि शीरखार बच्चे भी होते हैं, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, इससे ज़्यादा उम्र का बच्चा भी होता है। कितना मुश्किल होता है ऐसे बच्चों को संभालना जो माँ बाप से खासकर दूर हों, उनको बहलाना, कैसे करती हैं आप ये? थोड़ा मुश्किल तो होता है लेकिन मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनके पीछे घर वाले नहीं आ पाते हैं, तो जब तक वो यहाँ पर होते हैं तो हमें संभालना पड़ता है। अच्छा, आप चूँकि एक स्पेसिफिक पुलिस के यूनिफॉर्म में होती हैं, तो बच्चे देखकर डर नहीं जाते, घबरा नहीं जाते, या आपका रवैया उनके साथ ऐसा होता है कि वो बहुत ईजी हो जाते हैं? असल में बच्चों के साथ रवैया हमारा बिल्कुल फ्रेंडली रहता है, तो उस हिसाब से हम उनके साथ बच्चे बन के खेलते हैं, तो फिर वो बिल्कुल नहीं डरते। नाज़रीन, अपने घरों में हम जब ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, किसी सीरियस मामले पे बात करते हैं या गुस्सा करते हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को हम दूसरे कमरे में भेज दें जब हम बड़े आपस में बैठते हैं तो। और जब इस किस्म के सीरियस मामला हों तो आप खुद सोचें कि जब वालिद या वालिदा किसी जुर्म में मुलव्वस हो और वो बातें बच्चों के सामने अगर डिस्कस की जाएँ तो उनके जहनों पर क्या असर होगा। उनके जहनों को मुतासर होने से बचाने के लिए ये इकदाम उठाया गया है, जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। वैसे तो पुलिस का ये काम है तहफ़्फ़ुज़ आपका, लेकिन उनका पैगाम है कि बच्चों से खेलें, बच्चों के बचपन से ना खेलें। कितनी खूबसूरत बात की सिद्रा ने कि बच्चों से खेलें, उनके बचपन से ना खेलें। बड़ा अच्छा स्टेप लिया गया है पुलिस की जानिब से, और ये एक ऐसा स्टेप है जिसे कॉपी होना चाहिए और स्टेशंस पर भी और शहरों में भी और पूरे पाकिस्तान में भी, क्योंकि इससे ही पैगाम जाएगा कि हम सबको इस मसले को सीरियस लेना है कि अक्सर जब हमारी अपनी लड़ाई हो जाती है, खुदा न खास्ता इवन पेरेंट्स की आपस की लड़ाई, तो उससे बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, उनकी शख्सियत मुतासर होती है। इसी पर बात हम करेंगे। ASP सिंध पुलिस जाहिदा परवीन साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे प्लीज़ बताइएगा, ये आई गेस 2-3 दिन हुए जब ये ओपन हुआ है, जब ये कंप्लीट हुआ है, थोड़ा सा बताएंगी सोचा कैसे कि ये करना है? क्या कोई ऐसा वाक़या हुआ था जिसकी वजह से ये फैसला किया गया कि ये ज़रूरी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी। मैं SP सदर जाहिदा परवीन आपसे मुखातिब हूँ, और ये इस तरह जहन में आया कि एक दिन रैंडम एक मेरा विज़िट हुआ थाने का, तो उसमें जब देखा कि बच्चे अपने वालिदैन के साथ भी आए हुए थे, वुमेन कस्टडी के हमरा भी थे, जो कि वुमेन हमारी लॉकअप में होती हैं, और दूसरा कि क्योंकि ये वुमेन एंड चिल्ड्रन पुलिस स्टेशन है, तो यहाँ पे बच्चों का आना एक रोज़मर्रा की मामूल है कि बच्चे यहाँ पे आते हैं, चाहे वो किसी भी कंप्लेनेंट के साथ हों या किसी भी हवाले से उनकी आमद यहाँ पर हुई। जैसे कि हमारी आपको हेड कांस्टेबल ने बताया कि बेगर्स की जो अभी हमारी कैंपेन चल रही है, तो वो जो बेगर्स बच्चों को लेकर घूमती हैं, तो वो बेगर्स के बच्चे या उनके बच्चे होते हैं नहीं होते, वो कंफर्म करने के लिए जब बच्चे आते हैं, तो ये फिर एक माइंड में ख्याल आया कि क्यों ना हम इस पुलिस स्टेशन में एक चिल्ड्रन कॉर्नर बनाएं, और बच्चों को जो कि थाने में आ रहे हैं, जैसे कि आपने अभी बताया कि बच्चे एक बचपने की वो जो टेंडर एज में होते हैं, वो जो माइंड में सोचते हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं, बड़े होके उनकी पर्सनैलिटी पे वो अफेक्ट आता है। और क्योंकि ये बड़े होके एक सोसाइटी में इनका एक किरदार होता है, तो ये एक माइंड में ख्याल आया कि क्यों ना इन बच्चों के लिए थाने के अंदर एक अलग से चिल्ड्रन कॉर्नर बनाएं, ताकि जब वो थाने के अंदर आए, किसी भी एंगल से उनकी थाने लेवल पे इंटरेक्शन हो, चाहे वो खुद चाइल्ड लॉ कॉन्फ्लिक्टेड चाइल्ड हो, चाहे वुमेन कस्टडी के हमरा आया हो या किसी कंप्लेनेंट के हमरा आया हो, तो एक पुरसुकून चिल्ड्रन फ्रेंडली माहौल के अंदर उसको बिठाएं, ताकि उसके जहन में थाने से रिलेटेड कोई खौफ है या कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ यहाँ से लेकर जा रहा है, क्योंकि जाहिर है थाने का ऐसा माहौल है कि वहाँ पे कंप्लेनेंट भी आएगा और क्रिमिनल भी आएगा, तो बच्चों के जहन में एक नेगेटिव असर ना पड़े, ताकि वो बड़े होके एक उनकी पर्सनैलिटी पे ये सोच ना पड़े कि हम थाने गए थे, और वो मेरे हिसाब से एक उनकी दिमाग पे नेगेटिव असरात जो होते हैं वो पूरी फिर ज़िंदगी भर
ये सोच लेकर वो चलते हैं और उनकी पर्सनैलिटी पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। जाहिदा साहबा, तो इस इकदाम को जितना भी अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। आप हमसे ये भी शेयर करें कि जो फैमिलीज आपके पास इसके बाद आई हैं, किसी ने इस इकदाम को सराहा, कैसा लगा लोगों को ये इनिशिएटिव? और ये भी हमारे साथ शेयर करें कि ये तो एक स्टेप है, जैसे शुएब पहले भी बात कर रहे थे, इसको वसी पैमाने पर फैलाने के लिए और क्या किया जा रहा है ताकि दीगर पुलिस स्टेशंस में भी ऐसा ही एक कॉर्नर बनाया जाए बच्चों के लिए? जी, ये बिल्कुल सराहा गया है स्टेप। जैसे बच्चे आते हैं तो हम आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस भी शेयर करेंगे जिसमें बच्चे किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। मैं एक आपको केस बताती चलूं कि लॉस्ट चिल्ड्रन हमारे पास 2 आए थे, तो वो जब मेरे पास हमने उनसे इंटरव्यू लिया जब, तो वो उस वक्त परेशान थे और रो रहे थे। हम उनके वो फैमिलीज को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो जब आए, हमने उनको रूम में बिठाया, तो वो ड्राइंग्स के थ्रू और उसमें कलरिंग के थ्रू इंगेज हो गए और वो अपने डार्ट्स को भी खेल रहे थे। आपने देखा होगा एक डार्ट बोर्ड भी वहाँ पे मौजूद था। तो वो अपने उस वक्त की जो टेंशन थी और उनकी जो सोच थी वो चेंज हो गई। वो खुश हो रहे थे और हमें उनकी खुशी देखकर हमें खुशी हो रही थी कि अभी ये बच्चा रो रहा था, अपने वालिदैन को याद कर रहा था, जिसको हम वालिदैन को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश है, वो एंगेज हो रहा है। तो ये बहुत एक खुशी महसूस हुई जब ये फर्स्ट डे हमने इसकी इनॉग्रेट की। और सेकेंडली जो आपने सवाल पूछा कि इसको किस तरह हम आगे दूसरे थानों पे भी लेकर जाएं, तो हमारे पास अभी हैदराबाद एडिशनल आईजी हैदराबाद की भी टीम ने विजिट किया और उन्होंने भी कहा कि ये उधर भी हैदराबाद के अंदर भी जितने भी हैदराबाद रीजन है उसमें भी वो रेप्लिकेट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर जितने वुमेन एंड चिल्ड्रन पुलिस स्टेशन है उधर भी इंशाल्लाह ये रेप्लिकेट होगा। और बहुत एक पॉजिटिव इसका मीडिया ने भी कवरेज दिया है और सोशल मीडिया के थ्रू भी इसकी जो प्रोजेक्शन हुई है बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिला और इंशाल्लाह ये रेप्लिकेट होगा। अच्छा, एक बात मुझे और बताएं कि क्या एक कंप्लेनेंट, एक खातून कंप्लेनेंट के लिए भी एक बहुत सहूलत की चीज़ है ये कि अगर पहले एक खातून, स्पेशली एक माँ, अगर उसे कंप्लेन करनी थी, वो शायद इस डर और खौफ से नहीं जाती थी कि बच्चा साथ है, कैसे जाऊँ, बच्चे को उस माहौल में कैसे लेके जाऊँ। अब उसको एक ट्रस्ट मिला है, उसको इत्मीनान दिलाया गया इस एक स्टेप से कि शी कैन गो इजीली और बच्चा जो है बिल्कुल उस माहौल में जाएगा नहीं। ये कंप्लेनेंट के लिए अच्छा है। शीरखार बच्चों के लिए भी इन्होंने इंतजाम किया वहाँ पर। जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट यही है कि जब बच्चा अपने वालिदैन के साथ, क्योंकि जो कंप्लेंट्स आती हैं डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, खवातीन के ऐसे मसाइल होते हैं कि उनके साथ जब बच्चा होता है तो वो जाहिर है जब वो अपने फीलिंग्स बयान करती हैं, वो रोती हैं, वो एक चीज़ अपनी एक्सप्लेन करती हैं, पुलिस के आगे ओपन अप होती हैं, तो बच्चे के जो सामने बैठा होता है वो सोच रहा होता है, वो उसके माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं। तो मेरे हिसाब से इस कमरे में जब वो बैठेगा तो वो सारी चीजें जो पुलिस और कंप्लेनेंट के बीच में जो बातें चल रही होती हैं उससे उसके जहन में कोई ऐसी नेगेटिव नहीं और वो उस कंप्लेनेंट के लिए भी बहुत अच्छा होगा कि वो आराम से तसल्ली से बात कर पाएगा। थैंक यू वेरी मच एसपी ज़ाहिदा परवीन साथ मौजूद थी, पर हमसे गुफ्तगू कर रही थी। आपने तो कहा कि और जो विमेन पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पर, लेकिन मैं ज़रूर कहता हूँ कि एवरी पुलिस स्टेशन, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई बाप भी अगर जाए, बच्चे साथ ले जाने उसकी मजबूरी हो, तो वो भी ऐसे कॉर्नर पर उनको छोड़ सकेगा। एनीवेज जी, एक क्विक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तानी कोहपैमा असद अली मेमन की बात करते हैं। बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, एक और फैदर अपने सीने पर लगाया है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा चोटियां सर कर रखी हैं। पाकिस्तानी कोहपैमा असद अली मेमन ने अफ्रीका की बुलंद तरीन माउंट किलिमंजारो को 24 घंटे से भी कम वक्त में सिर्फ और सिर्फ 20 घंटे में सर किया है और ये रिकॉर्ड कायम किया है। असद अली मेमन ये वाहिद एशियाई और पाकिस्तानी कोहपैमा है जिन्होंने 14 घंटे में 5895 मीटर बुलंद इस चोटी को सर किया और 6 घंटे में ये वापस आए। ये चोटी सर करने में 5 से 7 दिन नॉर्मली लगते हैं, लेकिन इन्होंने ये काम सिर्फ और सिर्फ किया है 20 घंटे में। इंस्टाग्राम अकाउंट पर चोटी सर करके पाकिस्तानी परचम लहराने की तस्वीर भी शेयर की और अपने कारनामे से आगाह किया। और इसके साथ साथ हमने देखा कि हाई कमीशन, पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है, उन्होंने भी इनको मुबारकबाद दी और इनकी इस अचीवमेंट को उन्होंने शेयर किया। असद अली मेमन फ्रॉम तंजानिया इज विद अस टुडे। असद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ग्रेट। असद, आप मुझे थोड़ा शेयर कीजिएगा, नॉर्मली दिनों का ये सफ़र होता है लेकिन आपने चंद घंटों में किया, यानी 14 घंटे में आप पहुंचे, आपने सर किया और फिर 6 घंटे वापसी के। थोड़ा सा इस सफ़र से मुतालिक बताएं। अकेले गए थे या साथ कोई और भी था साथी?
नहीं, मैं बिल्कुल अकेला गया था, ना सिर्फ पाकिस्तान से अकेला बल्कि इवन पार्क में जो है वो वहाँ से भी हमने अकेले ही मैंने स्टार्ट किया था। कुछ रूल्स होते हैं जिसको आपने फॉलो करना होता है। वो रूल्स बेसिकली होता है कि यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ अ गाइड, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन क्लाइंबिंग ही मैंने पूरी अकेले की। सो जहाँ तक हम इसकी बात करते हैं कि ये सफ़र कैसे था, कितना मुश्किल था, ऑब्वियसली अगर आप 7 या 5 दिन का सफ़र विद इन 24 आवर्स में समराइज करना चाहेंगे तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा। वो 7 दिन बेसिकली ये नहीं होता कि आपने रुक रुक के जाना होता, वो 7 दिन बेसिकली डिस्टेंस पे डिवाइडेड होते हैं। एक दिन आपने इतना डिस्टेंस जाना है, सेकंड दिन आपने इतने डिस्टेंस जाना है। मैंने वो पूरा तकरीबन 60 किलोमीटर इज़ अ ह्यूज थिंग। हम रोड की बात नहीं कर रहे, हम सीधे चलने की बात नहीं कर रहे, हम ऊपर चलने की, हाइकिंग की और माउंटेन्स पे चलने की बात कर रहे हैं, वो भी 60 किलोमीटर्स विद इन 20 आवर्स। ये थोड़ा सा मेरा एक टास्क था, लेकिन तंजानिया में आने का मकसद यही था कि मैंने क्योंकि आपको पता है किलिमंजारो इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्लाइंबिंग स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। जब भी आप लोगों को किलिमंजारो के बारे में कहेंगे तो लोगों के दिमाग में या उनके परसेप्शन यही होता है कि यार ये तो बहुत इजी है, 7 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में हम इसको कर लेंगे विदाउट एनी इशू। अब उस माइंडसेट को मैंने चेंज करना था एंड आई वांटेड एक्चुअली टू लेट पीपल नो कि पाकिस्तानी क्लाइंबर्स किसी से कम नहीं हैं। इसीलिए मैंने वो 7 दिन या 5 दिन वाला सफ़र को इतना कम किया कि यार लोग रिकॉग्नाइज तो कर सकें कि हम में भी उतना ही दम है जितना नेपाली शेरपा हो गए या किसी और शेरपा हो गए। जो नहीं कर सके वो हमने या मैंने करके दिखाया, ताकि एक मैसेज भी जा सके और ये भी पता चल सके यार कि किलिमंजारो को इस तरीके से भी आप विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड क्लाइंब कर सकते और असद आपने ये कर दिखाया। आपने डिफ़िकल्टीज़ और हर्डल्स बताई जो आपके सफ़र में रहीं। हम इस फुटेज में देख रहे हैं कि जब आप वहाँ पहुँचे तो आपने वहाँ पहुँचते ही सजदा किया। मंजिल पर पहुँचकर उसको अचीव करके ये क्या जज्बा होता है, कैसा महसूस करते हैं आप? आपको पता है मुझे 2 बजे वहाँ पे दोपहर को पहुँचना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी वेदर ख़राब हो गई थी, बिल्कुल आइडिया नहीं था। क्योंकि हम जब निकलते हैं किसी क्लाइंब के लिए तो वी मेक श्योर कि हमारी वेदर फोरकास्ट, हमें कंडीशंस का पूरा पता हो, हमें पता हो कि इस टाइम पे होने लगा है। लेकिन जब हमने वेदर फोरकास्ट चेक की थी तो उसमें किसी चीज़ का कोई भी प्रॉब्लम शो नहीं कर रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे हम ऊपर पहुँचे, ऊपर से मुराद सिर्फ 300 या 400 मीटर्स हम नीचे थे समिट से, मतलब टॉप से। उस टाइम पे हमें पता चला कि अभी आधे घंटे पहले इतनी ज़्यादा स्नो पड़ी है कि रास्ते सारे खत्म हो गए हैं। उसकी वजह से मुझे 3 घंटे लगे सिर्फ ये फाइंड करने में कि हमने अगर इस रास्ते से नहीं जाना तो अब कौन सा रास्ता जाएं, क्योंकि टॉप पे इतनी धुंध होती है, आपको टाइम नहीं मिलता। 2 बजे का सफ़र मैंने 5 बजे किया। अब सिर्फ ये अंदाज़ा लगाएं वो 3 घंटे जो हमने -20, 25, 30 में गुजारे और सिर्फ रास्ता ढूंढने में, और फाइनली जब मंजिल मुझे दिखी और मिली तो मेरे क्या जज्बात होंगे। आई कुडंट रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ, और मैं सिर्फ अल्लाह ताला का ही शुक्र जो है, मैंने कहा कि दिस इज़ द फर्स्ट थिंग आई हैव टू डू, क्योंकि उन्होंने मुझे 3 घंटे बाद भी, इतनी मेहनत के बाद भी मुझे सफ़र में कामयाबी अता की। ज़बरदस्त। अब मुझे बताया असद, एक बात और, ये तो आपने बताया कि ऊपर जाकर आपने सजदा ज़ाहिर किया, लेकिन इसके साथ साथ ये बताएं कि ये आपने उन दिनों में काम किया जिस वक्त पूरी कौम यानी पाकिस्तानी कौम जिक्र करती है मोहम्मद अली सदपारा का। कल ज़ाहिर एक सैड अनाउंसमेंट हुई उनके बेटे की तरफ से, यही पास्ट वे इसको यही कंसिडर किया जाए चूँकि ज़ाहिर इतने दिन अब हो चुके हैं। आप जब ऊपर पहुँचे आपने भी एक पैनाफ्लेक्स उठा रखा था कि फ्रॉम K2 टू किलिमंजारो हम याद रख रहे हैं मोहम्मद अली सदपारा को। तो क्या मैं ये समझूं कि मोहम्मद अली सदपारा का K2 जाना और फिर खो जाना ये एक ड्राइविंग फोर्स थी आपके लिए कि आपने कहा कि हम भी जाएंगे पहाड़ों की ऊंचाई पर और याद करेंगे वहाँ पर अली सदपारा को? बिल्कुल इस शोक के समय को आई थिंक मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हम एक ही फील्ड से थे, मेरे लेजेंड भी थे, मेरे सीनियर भी थे, मेरे मेंटोर भी थे। वी यूज्ड टू टॉक, वी हैड इंटरेक्शन। अब उनकी ख्वाहिश थी K2 को विंटर्स में सर करना, वन ऑफ द मोस्ट या कह लें वन ऑफ द ओनली विशेस ही हैड इन हिज लाइफ, और उसने अचीव कर लिया। अब जिस बंदे ने अचीव कर लिया एंड जो बंदा इतनी खुशी से अपनी मर्जी से ऊपर जाए, तो हम मुझे नहीं अच्छा लगा कि मैं उसको दुख के साथ मतलब वो करूं। आई नो इट्स अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी, लेकिन वी हैव टू रिकॉग्नाइज हिम, वी हैव टू सी, वी हैव टू से द वर्ल्ड कि यार थे
हीरो हैं, हीरो रहेंगे। मैं पाकिस्तान से निकलने से पहले मैंने ये वादा किया था कि मैं कहीं पे भी पहुंचूं, टॉप हो, मिडिल हो, कहीं पे भी हो, आई विल बी टेकिंग सतपारा's फोटो विथ मी एनी मैटर, नो, लेकिन सतपारा विल बी देयर ऑलवेज विथ मी। एंड ना सिर्फ ये किलिमंजारो बल्कि कहीं पे मैं बाद में भी जा रहा हूँ तो सतपारा एंड दूसरे क्लाइंबर्स वुड बी विथ मी। इवन साजिद जो हैं वो भी मेरे साथ ही होंगे, फिजिकली भले ना भी हों लेकिन वो दिल में है। अली सतपारा आपके नहीं, हम सबके दिलों में। लेकिन चूंकि आपने कहा कि यू यूज्ड टू टॉक टू अली सतपारा, मैं चाहूंगा जरा शेयर करें, आखिरी बार गुफ्तगू हुई तो क्या हुई, जब गुफ्तगू होती थी तो क्या होती थी? यार ही इज हम्बल, यू विल नेवर सी के यार वो कभी उन्होंने गुस्सा किया, वो फनी, वो मतलब उनका हर लफ्ज जो है आप सुनेंगे आपको हंसी आएगी। मतलब वो अब K2 बेस कैंप में भी अगर इतनी माइनस वाला टेम्परेचर है, इतनी मुश्किल सिचुएशन है, फिर भी उस बंदे के मुंह से हंसी निकल रही है, उस बंदे के मुंह से खुशी वाली बातें निकल रही हैं। अरे कोई बात नहीं है, आज हम वापस आ गए तो हम निकलेंगे, आज नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हमारे नसीब में नहीं, हम बाद में चले जाएंगे। अच्छा असद, आप उनके नेचर के बारे में बात कर रहे हैं तो शुएब एक वीडियो आपने भी देखी होगी एक बेस कैंप की, कि जहाँ पर तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, इस पे वो ना सिर्फ गुनगुना रहे हैं बल्कि एंजॉय कर रहे हैं। आपने कहा असद के वो आपके मेंटोर भी रहे हैं, कोई ऐसी बात जो उन्होंने आपको सिखाई हो, कोई ऐसी मोटिवेशन जो उन्होंने आपको दी हो, वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। सबसे बड़ी मोटिवेशन तो ये है कि बगैर किसी सच असिस्टेंस के उन्होंने 5000 की हाफ ऑफ, अब दुनिया में 8,000 पीक्स हैं, ही हैज डन हाफ ऑफ देम। अब इससे ज्यादा मोटिवेशन मेरे लिए क्या हो? ही हैज टोल्ड मी कि यार आपने गिव अप नहीं करना। सर्कमस्टेंसेस कोई भी हो सकते हैं, सिचुएशंस कोई भी हो सकती हैं, हालात बहुत बुरे हो सकते हैं, लेकिन यू डोंट हैव टू गिव अप। अब इतनी बड़ी इंस्पिरेशन आपके सामने हो तो आई थिंक मैं सोच ही नहीं सकता। मैं जब आपके पास कोई ऐसा बंदा साथ हो तो आप ये कहे कि यार मैंने इतनी क्लाइंब्स की हैं बगैर किसी इतनी सपोर्ट के, इतनी मुश्किलात फेस की हैं, तो तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम होनी चाहिए? तो दिस इज समथिंग आई विल हैव इन माय हार्ट एवरी डे, एवरी टाइम। जब भी मैं किसी पहाड़ पे हूँ, किसी एक्सपीडिशन पे हूँ, कहीं पे भी हूँ। अच्छा असद, एक बात और, क्या ऐसी भी ख्वाहिश है, क्योंकि आपने किलिमंजारो सर किया इन विंटर्स, क्या वो ख्वाहिश जो असद अली सतपारा की थी जिसे पूरी करने के लिए वो K2 सर कर रहे थे इन विंटर्स, ऐसी ख्वाहिश क्या असद आपकी भी है, विंटर्स विदाउट ऑक्सीजन K2 सर करना? मैं उनका ही ख्वाब, मेरा कोई जाती अलग से मैं नहीं करना चाह रहा। आई विल बी डेडिकेटिंग इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उन्हीं का ख्वाब पूरा करूंगा, उनके बेटे के साथ। ये भी ना कि मैं अकेले जाके करूं, साजिद एंड आई विल बी ट्राइंग माय बेस्ट कि हम विंटर्स में जाके उनके बेटे के साथ, उनकी फैमिली के साथ, उनकी यही सफ़र, उनकी यही आखिरी ख्वाहिश जो थी, उनकी ज़िंदगी सबसे बड़ी ख्वाहिश, हम सर कर सकें एंड हम उनकी फैमिली के साथ ये फिर सेलिब्रेट भी कर सकें इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच असद, आप साथ मौजूद थे। जब वापस फिर इंशाल्लाह मुलाकात भी आपसे होगी। थैंक यू वेरी मच। बढ़ते हैं आगे और लेकर चलते हैं अब आपको गवादर। गवादर क्या खूबसूरत स्टेडियम, ज़ाहिर है हमने देखा कि सोशल मीडिया पर छाया रहा। हमारा भी कुछ प्लान बन रहा था लेकिन हम फिलहाल जा नहीं पाए, बट इंशाल्लाह हम सून गवादर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ना सिर्फ वो स्टेडियम बल्कि गवादर खुद कितना डेवलप हो रहा है, कितना खूबसूरत है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें जब आप देखते हैं ना गवादर की, तो आपकी ख्वाहिश होती है कि आप भी गवादर जाएं। तो जनाब इसी सिलसिले में क्या है, क्या मैं कसीटियां मारूं जाके इस घास पे, इतनी क्यूट है घास मुझे लग रही है और इतनी साफ सुथरी। बिल्कुल, कलाबाजियां खाए जाके हम इधर खेले कूदे। आप जब जाएंगे तो आप जरूर कीजिएगा, वीडियो बना के भेजिएगा। आप भी साथ जाएंगे सिदरा? तब तक मैं आपके साथ हूँ या नहीं। डीजी गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी शाहजेब खान काकड़ को भी स्टेडियम को पजीराई मिलने पर काफ़ी खुशी है। अब उनकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्टेडियम को अपनी तहवील में लेकर इंटरनेशनल मयार का बनाए। उनकी ये ख्वाहिश भी है कि PSL के मैचेस गवादर में हो। क्या कहना है उनका, सुनवाते हैं। तो पूरा पाकिस्तान चला जाएगा देखने के लिए, इतनी खूबसूरत जगह। तो ऑब्वियसली ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि जब आपके एफर्ट की पजीराई होती है तो ऑब्वियसली यू फील गुड अबाउट इट। और मुझे तौर पे और ज़्यादा खुशी इसलिए हुई कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने मुझे ये चीज़ दिखाई कि ICC ने वो किया था, उसके ट्वीट की थी उसके बारे में। इसी साल हम इसको कंप्लीट कर देंगे। उसमें ग्राउंड की एक्सपेंशन है, सीटिंग कैपेसिटी की इन्हांसमेंट है और पिचेस जो और हमने बनाने हैं और फ्लड लाइट्स। हमारी अपनी जो है ख्वाहिश ये है कि PCB इसमें हमारे साथ सपोर्ट दे हमें, टेक्निकल इनपुट।
हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हो और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक हम उसको बनाएं। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, गवादर को देखें, यहाँ की बीचेस यहाँ के मौसम से महसूस हों। ज़बरदस्त जी। और इससे पहले मुझे याद है हमारे शो में तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब ने भी यही ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो भी चाहते हैं, बलूचिस्तान हुकूमत ये चाहती है कि PSL के मैचेस यहाँ पर हों। बिल्कुल, और जब PSL के मैचेस होंगे तो आपने ये कहा कि आप जाएंगे और आप मुझे भी लेकर जाएंगे। अच्छा, मैंने ऐसा कहा है क्या? जी, आपने मुझे ऐसा कहा है। अच्छा, पक्की बात है। चलिए देखिए, मैंने कहा मैं मुकर जाऊंगा, लेकिन इमरान खान ने जो कहा वो होता हुआ नजर आ रहा है। इससे मुतालिक हमारे पास आज एक खबर है, वो ये है घर होंगे और बेशुमार होंगे, 1 लाख घर बनाए जाएंगे, बेघरों को घर मिलेंगे, जो रहते हैं रेंट पर वो अपने घरों में जाएंगे। इसी सिलसिले में अब डेवलपमेंट ये हुई है जनाब के नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम्स के तहत लाहौर के नवाही इलाके हलोकी में 4000 अपार्टमेंट्स अगले 1.5 साल में बन जाएंगे। इस मंसूबे पर काम चंद हफ्तों में शुरू हो जाएगा। और जनाब मजमूई तौर पर 35,000 फ्लैट्स बनाने का ये मंसूबा है। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, 35,000 फ्लैट्स बनाए जाएंगे और ये मंसूबा इसी पर मुश्तमिल है। मोहम्मद लुकमान ने एक रिपोर्ट तैयार की है, इसी पर वो आपको दिखाते हैं। अभी तो ये है खाली बंजर जमीन, मगर बहुत जल्द होंगे यहाँ कई मंजिला फ्लैट्स, जिसके लिए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तैयारी कर ली है। संगे बुनियाद रखने की तकरीब भी जल्द मुतवक्को है। LD हुकाम के मुताबिक 8,500 केनाल जमीन पर 35,000 अपार्टमेंट्स तामीर होंगे। अगले 1.5 साल में 4,000 फ्लैट्स तो हर सूरत में तैयार हो जाएंगे, जो कि आसान अक़सात पर कम आमदनी वाले लोगों को दस्तयाब होंगे। बैंक ऑफ पंजाब लोगों को स्क्रीन करेगा, स्क्रीन करके आज ही डिसाइड कर लेगा कि हाँ इनको हम इस्लामिक लोन दे सकते हैं। जो वो उनको स्क्रीन कर देगा वो हमें कमिटमेंट दे देगा कि इनको हमने लोन देना है और इनके बिहाफ पे हम आपको लोन आपके एक एस्क्रो अकाउंट में दे रहे हैं। मंसूबे के तहत हलोकी में सड़कों की तामीर शुरू हो चुकी है। हुकाम कहते हैं कि अगर लाहौर में लो कास्ट हाउसिंग मंसूबा कामयाब रहा तो ऐसे अपार्टमेंट्स दीगर शहरों में भी तामीर किए जा सकते हैं। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। तो रिपोर्ट आपने देखी है जनाब। लाहौर में नया पाकिस्तान हाउसिंग अपार्टमेंट्स कैसे होंगे, कितनी कैटेगरीज होंगी, LDA ने इसकी वीडियो भी जारी कर दी। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी 5 किस्म के अपार्टमेंट्स आवाम को पेश कर रहा है, जिसमें कम से कम जो एरिया कवर होगा वो है 650 मुरब्बा फीट। इसकी कीमत 27 लाख मुकर्रर की गई है, जबकि 800, 1100 और 1500 क्यूबिक फीट के अपार्टमेंट्स भी बनाए जाएंगे। सबसे बड़े अपार्टमेंट्स 2200 क्यूबिक फीट के होंगे। अपार्टमेंट्स के दरमियान पार्क्स और कुशादा पार्किंग होगी। शहरियों की सहूलत के लिए ट्राम भी चलाई जाएगी। और ये सब कुछ होगा कैसे, कितना ये इंटरेस्टिंग मंसूबा है, वीडियो आपने देख ली है, इसी पर हम बात भी करेंगे। अच्छा काम चूंकि होने जा रहा है तो हमने सोचा क्यों ना हम इस पर मजीद बात भी करें। बात करने से पहले चूंकि वीडियो जारी की गई है LD की जानिब से, तो वो वीडियो आपको दिखाते हैं। तो वीडियो हमने आपको जनाब दिखा दी है। बात कर लेते हैं इसी पर। वाइस चेयरमैन लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी SM इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि जो 650 स्क्वायर फीट का ये अपार्टमेंट होगा, इसमें कितने कमरे होंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा और इसकी कुल मालियत कितनी होगी, पेमेंट किस तरह हमें देनी होगी, और बैंक लोन के हवाले से भी बताइएगा कि फॉर्म कब मिलेंगे, ये सारा कुछ होगा कैसे, ये शेयर कीजिए आप हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों को ये मौका देने का मुझे। इसमें बेसिकली 27 लाख अपार्टमेंट की जा रही है। एक अपार्टमेंट 650 स्क्वायर फीट का होगा। 2 बेडरूम के अपार्टमेंट की बात हुई है, जिसमें एक अटैच बाथ और एक डिटैच बाथ होगा। एक किचन होगा, एक लाउंज होगा और साथ एक छोटी सी बालकनी भी होगी, ताकि घर में आपको खुली हवा अंदर आ जा सके। इस एरिया के अंदर आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही, आपकी आवाज ठीक से हम तक आ नहीं रही। आप इसकी डिटेल्स ज़रा इस वक्त शेयर करें। इस वक्त हम मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं कि जो वीडियो जारी की गई कि अपार्टमेंट्स होंगे। अब आवाज़ अगर आ रही है सर तो प्लीज़ अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। मेरी आवाज़ आपको आ रही है जी? जी सर। जी इमरान साहब आप बात कंप्लीट कीजिए, आपको हम सुन पा रहे हैं।
राब्ता हम आपसे दोबारा करने की कोशिश करते हैं, डिस्कनेक्ट हमारा राब्ता आपसे हो गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये मंसूबा है, इसके ऊपर लाजमी तौर पर हमें बात करनी है। ये वीडियो आप जिस तरह से देख रहे हैं और जिस तरह से हमें इमरान साहब ने बताया भी है कि 650 स्क्वायर फीट का एक अपार्टमेंट होगा, इसमें बालकनी भी होगी अच्छी हवा के लिए, खुली हवा के लिए। इसके स्ट्रक्चर पर भी आप बात कर रहे हैं और जिस तरह से इसकी मालियत के हवाले से भी लाजमी बातें हमें जाने। लेकिन एक अहम सवाल ये है कि इसकी पेमेंट ट्रिप किस तरह होगी और इसके साथ साथ जो बैंक लोन है इस हवाले से उसकी सहूलत किस तरह से हम अवेल कर पाएंगे। जो भी इसको ख़रीदना चाहेंगे उनके लिए इसकी सहूलत किस तरह से मुयसर हो पाएगी, इसके ऊपर लाजमी तौर पर हम बात करेंगे। LD की जानिब से जनाब ये बनाया गया खूबसूरत सा मंसूबा है और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी 5 किस्म के अपार्टमेंट की आवाम को पेश कर रही है, जिसमें कम से कम रकबा 650 मुरब्बा फिट होगा और जिसकी कीमत 27 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। इमरान साहब हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। सर, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। आप बता रहे थे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। इस अपार्टमेंट के अंदर 2 बेडरूम्स की बात हो रही है, एक डिटैच और एक अटैच बाथ के साथ। बालकनी भी होगी, लाउंज भी होगा, किचन भी होगा। इस एरिया में ये इंश्योर किया जाएगा कि सीवरेज की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पार्क्स, हर चीज अवेलेबल हो। चीज ऐसी जो इंसान की जरूरियात जिंदगी के लिए जरूरी है वो यहाँ से मिसिंग नहीं होगी। आमतौर पे सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब आप किसी को कोई एक अच्छे अफोर्डेबल घर की देते हैं, ये बुनियादी जिंदगी की चीजें वहां पे उस तरह अवेलेबल नहीं की जाती। ये पूरा एरिया 8,500 कनाल का एक प्लान के तहत बनाया जा रहा है, जहाँ पे उस प्लान के तहत उसकी रोडें, उसके गेट, उसकी कमर्शियल एरियाज सब वेल डिफाइंड, ऑर्गेनाइज्ड होंगे और एक अच्छी प्लानिंग, मुस्बित प्लानिंग के थ्रू एक अच्छी चीज डिलीवर की जाएगी जिससे रहने वाले को इज्जत भी फील हो, अच्छा भी लगे और जो इंसान की जरूरियात है वो सारी वो पूरी हो। ठीक सर, ये 650 स्क्वायर फीट से मुताल्लिक हम पहले अपने इंट्रो में भी बता रहे थे, उसकी कीमत का भी ज़ाहिर आप लोगों ने फाइनलाइज कर लिया था। एक तो ये बात कि वो कितने लोगों के लिए ये मुनासिब होता है 600 स्क्वायर फीट पर जो अपार्टमेंट होता है, और जो दीगर प्लान्स हैं, जो दीगर कैटेगरीज हैं 800, 1100, 1500 और 2200 स्क्वायर फीट, उनकी जो कीमतें हैं वो फाइनल कब हो जाएंगी? अच्छा, ऐसे है कि कीमत उसकी तब फाइनल होगी जब एक्चुअली उसको लॉन्च किया जाएगा। ओके। इस एरिया में हमारे पास 8,500 कनाल में 4,000 कनाल की अराजी हमारे नाम पे म्यूटेटेड है, बाकी अराजी साथ साथ एक्वायर की जा रही है। तो हम वहीं पे करना चाहते हैं जहाँ पे जमीन का टाइटल क्लियर है, लेकिन हम अपने मास्टर प्लान को फॉलो कर रहे हैं। उस प्लान के फॉलो करने के तहत पहले स्टेप पे हम 650 स्क्वायर फीट लॉन्च कर रहे हैं। इसके साथ हमें जो जो अराजी मिलती जाएगी उस साइज का लॉन्च होगा और फिर जो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स में उसका PC1 बनता है, जो उससे कॉस्ट निकलेगी उसी कॉस्ट के तहत उसकी प्राइस बता दी। और ये जो 650 स्क्वायर फीट वाला अपार्टमेंट है, कितने लोगों के लिए मुनासिब होता है सर रहने के लिए, अगर आप गाइड कर सकें ताकि लोग ये प्लान अगर करें तो सोच लें कि उनके लिए ठीक है या नहीं। देखिए, जब हम 2 बेडरूम की बात करते हैं तो 2 बेडरूम में आपके 4 तो बेड्स आराम से लग सकते हैं। लेकिन आमतौर पे आप जितने भी लोगों की बात करें या जिस तबके की बात की जा रही है, बच्चे की आपके घर का फॉर्मूला चलता रहता है। तो ये 2 बेडरूम की बेसिस पे आइडिया ये दिमाग में रखा हुआ है कि 4 से 6 बंदा इस पे आराम से रह सकेगा एज अ फैमिली। ठीक सर, एक बात और बता दें कि अभी चूंकि जब से ये लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट और उसके बाद बैंक्स को इन्वॉल्व किया गया, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने जाके बैंक से रुजू किया और वो चाह रहे थे कि उनको भी लोन मिले और वो फिर ऐसा अपार्टमेंट घर खरीद लें। लेकिन उसमें एक लिमिटेशन ये आ गई कि उस प्राइस ब्रैकेट में कोई घर या अपार्टमेंट मौजूद नहीं था। अब चूंकि आपने लॉन्च किया और आगे चलकर और इलाकों में भी इंशाल्लाह ये होगा, तो क्या मैं इससे समझूं कि चूंकि ये अनाउंस हो चुका है तो एट दिस स्टेज, एट दिस पॉइंट, कोई भी शख्स अगर बैंक में जाएगा वो कहेगा कि मुझे लोन चाहिए और मैंने इस LD के प्रोजेक्ट में ये अपार्टमेंट लेना है, क्या वो कर पाएगा या अभी वो नहीं कर पाएगा? अच्छा, इसमें ना 2 इंपॉर्टेंट बातें, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू पकड़ा है तो उसकी बात समझा देता हूं मैं आपको। कैबिनेट ऑफ पंजाब ने इस प्रोजेक्ट का गो हेड हमें अभी लास्ट वीक क्लियर कर दिया, जिसकी वजह से अब हम स्पीड पे भाग रहे हैं और ज्यादा। उसके क्लियर करने से हमें 2 चीजों की और रास्ते मिल गए हैं। नंबर 1, बैंक ऑफ पंजाब के साथ LD एक अग्रीमेंट साइन करने जा रहा है, जिस अग्रीमेंट की बेसिस पे एक बैंक ऑफ पंजाब फैसिलिटेट करेगा ये इस्लामिक मॉर्गेज फैसिलिटी को और लोगों को लेटर ऑफ कंफर्ट देगा, जिसकी बेसिस पे हम आगे प्रोसीड करेंगे। ये नंबर 1। नंबर 2, नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी जो फेडरल की एक अथॉरिटी बनी हुई है, पंजाब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होती है, उसके साथ हमारा एक अग्रीमेंट साइन हो रहा है। उस अग्रीमेंट के तहत लोग जिनको वहां पे उनने अपनी तरफ से क्वालिफाई करके लाना है, उनने, आपको याद होगा आज से सवा साल पहले एक पूरी लिस्ट की उनने डिमांड की थी लोगों को कि वो अप्लाई करें उसमें क्वालिफाई करने के लिए। उनके पास जो एप्लीकेशंस आई हुई थी उनको वो बैंकों स्क्रीन करके ठीक कर रहे थे सर। लेकिन लेकिन वो जो लिस्ट थी, वो जो एप्लीकेशंस दी गई थी, क्या वो मामला नल एंड वॉइड नहीं हो चुका उसके बाद जबकि बैंक्स को इन्वॉल्व कर लिया गया है? बिल्कुल। अच्छा,
इस बात को समझाएं सर, अगर उस वक्त किसी ने अप्लाई नहीं किया, उस वक्त एप्लीकेशन नहीं दी, उस वक्त अगर किसी ने एप्लीकेशन नहीं दी, वो अब बैंक में जाता है, तो सर इसका मतलब वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। दो बातें इसके अंदर समझने वाली। पहली बात, इस वक्त का मॉडल जिस तरह टोटल आप समझे 4000 अपार्टमेंट है, इन 4000 में से 2000 अपार्टमेंट रखे गए हैं उस लिस्ट के लोगों के लिए जो नेफ्डा की तरफ से लॉक होकर उनके पास चले जाएंगे। उसके अलावा इसमें एक 5% पंजाब ने कोटा ऐड किया है, जो आधा दिया जा रहा है लॉयर्स को और आधा दिया जा रहा है जर्नलिस्ट को, ताकि उनका भी कोटा बहुत टाइम से पेंडिंग को मिले। बाकी जो कोटा है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। उसमें कुछ एलडीए के एम्प्लॉइज के लिए भी रखा गया कोटा, कुछ फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी है, कुछ पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए, और जनरल पब्लिक का कोटा ये नेफ्डा के थ्रू है, क्योंकि 3 लाख रुपए की जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो ये प्लान हमारा जेवी अग्रीमेंट के साथ नेफ्डा के साथ मूव कर रहा है। ये नंबर 1 बात आ गई। अब इसके बाद जो अगले लॉन्च किए जाएंगे उसके स्ट्रक्चर में इसके कोटे का सिस्टम भी चेंज कर दिया जाएगा। उसके अंदर यहां से भी और एप्लीकेशन लेके नेफ्डा के साथ की जाएंगी। समझने वाली बात जरूरी ये है कि इसकी की क्या है। की ये है कि जब आप इस अपार्टमेंट को लेने आएंगे तो आपने सिर्फ टोटल वैल्यू का 10% डाउन पेमेंट देनी है। आपकी 10% पेमेंट के अलावा जो 3 लाख रुपए देने का वादा है वो नेफ्डा पूरा कर रहा है। नेफ्डा वो आपके साथ पूरा करेगा। उसके बाद 1.5 साल आपने कोई किस्त नहीं देनी। 1.5 साल के बाद जब आप कब्जा ले लेंगे तो आपको अपनी इस्लामिक मॉर्गेज की किस्त पे करनी है। तो पूरा कॉन्सेप्ट इस बात पे रखा गया है कि आपको कम से कम पैसों में आप मूव कर सकें, और लोग जिनकी जेब पे बहुत तंगी आती है या प्रेशर पड़ता है, काम चलता रहा। मैं ये भी बताना चाहूंगा वो छोटा काम एक्चुअली नहीं हुआ। स्टेट बैंक और बैंक्स और नादरा और सारे डिपार्टमेंट्स बैठ के वो कोई जितनी भी एप्लीकेशंस आई हुई थी उनको एक एक करके स्क्रीन कर। ठीक है सर, आपने बहुत खूबसूरती से इसको एलैबोरेट किया, क्योंकि ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जिन पर वाकई हम कंफ्यूज थे। हालांकि हमने इस टॉपिक पर बहुत दफा बात की है, इस पर हम मजीद बात करते हैं। सर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आएंगे तो फिर कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले बड़े एक इंटरेस्टिंग मंसूबे के बारे में हम बात कर रहे थे, तो नाजरीन ज़ाहिर बात है इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं। इमरान साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। इमरान साहब ये बताइएगा कि सबसे पहले तो इस मंसूबे का इफ्तिताह कब होने जा रहा है? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इसका इफ्तिताह कब करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट कर दी हुई है। एक्सपेक्टेड है कि अगले हफ्ते का जो अगला हमारा जुम्मा है उसको ये हफ्ते को इंशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब टाइम देंगे और इंशाल्लाह इसका इफ्तिताह करेंगे मौके पर इंशाल्लाह। सर अब मुझे बताएं, इससे पहले आपने कहा कि बैंक ऑफ पंजाब से मुआहिदा ना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, वो मुआहिदा होगा तो चीज़ें आगे तेज़ी से बढ़ेंगी। बैंक ऑफ पंजाब से मुआहिदा कब होने वाला है? हमारा जो कैबिनेट के मिनट्स थे उसका इंतजार था। कल कैबिनेट के मिनट्स इशू हो गए जिसमें ये सारे मुआहिदे की उनसे अप्रूवल ली गई थी। तो इंशाल्लाह 1 या 2 दिन के अंदर अंदर इस मुआहिदे को बैंक ऑफ आपसे सीएम साहब की इजाजत से साइन कर दिया जाए। अब नेफ्टा से मुतालिक बता दें, उनसे भी तो कुछ मामला तय होने हैं, वो क्या मामला हैं और उसमें क्या मसाइल हैं? अच्छा, मसाइल तो कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली गई है कि नेफ्टा के साथ एग्रीमेंट साइन करना है, तो क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है तो अब उन्हें अपने आप ही एक चीज की इजाजत लेनी होती है। वो अपना प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह उनसे मुआहिदा हमारा हफ्ते से 2 हफ्ते में उनसे भी साइन हो जाएगा वो प्रॉपर्ली ऑफिशियली। अच्छा इमरान साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम आपसे जब बात कर रहे थे तो आपने इसमें कैटेगरीज का बताया था कि सहाफ़ियों के लिए कोटा है, लॉयर्स के लिए कोटा है, और भी आप दीगर शोबों के बारे में बता रहे थे। प्रोसीजर क्या होगा इनके लिए? अच्छा जी, प्रोसीजर ये होगा कि जब बैंक पे ही जाके, या बल्कि एक वर्किंग चल रही है एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने की, उस ऑनलाइन पोर्टल पे जाके लोग अपनी एप्लीकेशन जमा करा देंगे। वो सारी की सारी एप्लीकेशंस इवेंचुअली जो हमारा पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है उसके थ्रू एक ट्रांसपेरेंट बैलेटिंग की जाए, को दावत देके सबके सामने, उस पे जिसके नंबर जितने निकले बाहर उन कोटास के हिसाब से उनको प्रायोरिटी देके बैंक्स के पास उनको एक लेटर देके भेज दिया जाएगा कि आप बैंक से जाके अपने लेटर ऑफ कंफर्मेशन के लिए ट्राई करना शुरू करें। बैंक उनका जो भी रिस्क होता है, जैसे बैंक का तरीकेकार होता है, उसको अपने नए क्राइटेरियाज की बेस पे, जैसे आपने रिसेंटली भी आप लोगों ने खबर में देखा होगा, आ रहा है कि एक बैंक की वैल्यूएशन की गारंटर बन सकती है जी। ये पहले कभी नहीं होता था कि एक तीसरा बंदा भी आपके रिस्क की गारंटी दे सके। ये सारे काम एक्चुअली इस नया पाकिस्तान हाउसिंग की आसानी के लिए किए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। उसकी बेस पे जब वो उनको गारंटी कर देंगे, जब उनकी रिस्क की क्लैरिटी दे देंगे, तो उनको एक लेटर मिलेगा
वो लेटर कहलाता है लेटर ऑफ कंफर्मेशन कि इन लोगों को लोन या इन लोगों का इस्लामिक फाइनेंस अप्रूव हो गया है और इनके बिहाफ पे इनको पैसे मिल जाएंगे। जब वो लाके वो एलडीए को देंगे, एलडीए का एक एस्क्रो अकाउंट खुला हुआ जो हम खोल रहे हैं, जिसकी हमने इजाजत ऑलरेडी दी है। एस्क्रो अकाउंट वो अकाउंट होता है जो एक पर्पस खास काम के लिए बनाया जाता है। इस अकाउंट के पैसे आए, जो पैसे लोग दे रहे हैं वो भी इसमें आएंगे और जो इस प्रोजेक्ट पे खर्चा हो रहा है वो भी इसी अकाउंट से होगा। एलडीए के किसी और अकाउंट को हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होने देंगे ताकि किसी का पैसा लेफ्ट राइट कहीं और यूज ना हो और किसी आने वाली किसी बंदा बदल जाता है, मैं यहाँ से कल को चला जाता हूँ तो किसी को प्रॉब्लम ना है। सबको पता हो कि पैसे यहाँ पड़े, इसी मकसद के लिए पड़े, इसी मकसद के लिए इस्तेमाल, ऐसा सिस्टम बन जाएगा, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो जाए। बिल्कुल ठीक। सर एक बात और लास्ट में बता दें, इसके पैसे लगाए जाएंगे। ठीक है सर, अपनी ये बात मुकम्मल करने के साथ साथ ये भी बता दीजिएगा मुझे, आपने जिस तरह पहले कहा कि जो नेफ्टा में पहले एप्लीकेशंस गई थी जो कि 6-8 महीने पहले आई गेस गई थी, उनको 50% तो उनको प्रायोरिटी मिलेगी, उसके बाद जो आप बैंक के थ्रू अप्लाई करेंगे उनको मिलेगी। देन वी हैव द कैटेगरीज ऑफ द कोटा सिस्टम। सर एक ऐसा शख्स, फॉर एग्जांपल वो मैं हूं और ना मैंने उस वक्त अप्लाई किया, ना एप्लीकेशन दी, ना मैंने अब बैंक में जाकर बात की और मैं अब करना चाहता हूं, मैं करता हूं, मेरा बैंक केस अप्रूव कर देता है, तो क्या मैं आज ही एलडीए के इस प्रोजेक्ट में ये अपार्टमेंट हासिल कर पाऊंगा? और अगर करता हूं, क्वालिफाई करता हूं, तो फिर तरीकेकार आगे चलकर होगा क्या? क्या मुझे भी कोई हुकूमत से सब्सिडी मिलेगी या किसी और शख्स को जो अप्लाई करेगा? और इसके साथ साथ ये जो मामला था ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि 1.5 साल पैसा नहीं देना, पोजेशन होगी तो पैसा देना होगा, ये प्लीज ऐसे एलैबोरेट कीजिएगा। अच्छा सवाल है आपका। इस बात को ऐसे लेके चलते हैं जैसे कि मैंने बताया, अलग अलग कैटेगरीज बना गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का भी आ गया, नेफ्डा का भी आ गया, ये सारे कोटाज आ गए। अब जो नेफ्डा के पास तो पहले से चल रहे थे वो तो उस कोटे के तहत चल रहे हैं और फर्दर उनकी एप्लीकेशन आती आ रही है तो वो स्क्रीन करते जा रहे हैं। जो बाकी कोटाज है वो सब अप्लाई करेंगे नॉर्मल प्रोसीजर के तहत। उस प्रोसीजर के तहत अगर आप उस क्वालिफिकेशन में आते हैं जो बेसिकली नेफ्डा ने ड्राफ्ट की हुई है 3 लाख रुपए की सब्सिडी की, जिसमें जहां तक मुझे पता है 1 से 4 ग्रेड का गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है तो जी राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ, बट वज़ार उसको एक्सप्लेन कर रहे थे और ये बहुत अच्छी खबर थी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सकर इस प्रोजेक्ट का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह करेंगे और उसके बाद जो एग्रीमेंट से मुतालिक हमने बात की, बैंक ऑफ पंजाब से इनका एग्रीमेंट हो जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो ये चाहते हैं, जो ये ख्वाहिश रखते हैं कि अपना आशियाना हो, अपना ठिकाना हो, अपने सर पर छत हो और वो अपनी हो, रेंट के घर से निकलकर अपने घर में जा सकें, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एलडीए, इसके बाद इंशाल्लाह और शहरों में भी लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स बनेंगे और इसी प्रोसीजर के तहत फिर लोग अप्लाई कर पाएंगे और वो घर हासिल कर पाएंगे। 1.5 साल कोई पैसा नहीं देना होगा, जब वो पोजेशन होगी उसके बाद फिर आपको जो इंस्टॉलमेंट है वो पे करनी होगी। तो जनाब, नया पाकिस्तान हाउसिंग अपार्टमेंट्स के फॉर्म जमा करवाने के लिए आप जाएं, लेकिन समंदर में आगे ज्यादा ना जाएं। हॉक्स बे पर अक्सर आपने, शुएब, मैंने, हम सब ने ये आवाज़ें सुनी, फिर भी चली जाती हैं आगे फिर भी चली जाती हूँ। तो जनाब, 35 साल से ये आवाज़ें लगाते 100 से ज़ायद जानें बचाने वाले कौन हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों को बचाते हैं, ये फ़राइज़ अंजाम देते हैं? शाहनवाज अली कादरी ने रिपोर्ट तैयार की है, वो हम आपको दिखाते हैं। किनारे पे बैठे बाबा, किनारे पे, बाहर आ जाए। मेरा नाम बादीन है, सनब गुलाम कादिर, फ़कीर मोहम्मद गोडवे रहता हूँ यहीं पे। मैं 1986 में केडीए में भर्ती हो गया, वो भी ड्राइवर की था। शुरुआत में शौक था, फिर बाद में रोजगार बन गया हम लोग का। बचपन से हम लोग किनारे में, आक्सवे के किनारे समंदर में रहते हुए ये हम लोग सीखते थे। फिर हम लोगों ने लोगों की जान बचाई और तकरीबन 100 से ऊपर हम लोग जानें बचाएं। जून, जुलाई, अगस्त तो 3 महीने में समंदर रफ होता है। पुरशान बीच पे एक तो एक बंदा डूबा था, हम लोग लड़के ने लेके गया था। पानी इतना रफ था कि मतलब किनारे में आ नहीं सकता था। तो वहाँ से फिर हम लोग गाड़ी के ज़रिए आए, यहाँ पे बोट उठाया, बोट से फ्रेंच बीच से हम लोगों ने बोट पानी में किया। वहाँ से फिर वो लड़कों को, अपने भी लड़कों को, वो बंदे को भी हम लोगों ने पकड़ के लाया। ऐसे ऐसे लोग बहुत, यहाँ पे एक बंदा गिर गया था, बड़ा बहुत मोटा बंदा था, ये तुम्हारा कैनप से इस तरफ। फिर वहाँ फिर हम लोगों ने उसको पानी से निकाला था।
भाई फिर बहुत खुशी हो, जिंदा था। फिर उसने बोला कि मैं आऊँगा, आप लोग 4-5 देंगे, आप लोगों को खिलाऊँगा पिलाऊँगा, मगर वो आज तक वो बंदा दोबारा आया नहीं। अभी सबसे कैनप पॉइंट हम लोग बोलते हैं तुर्शान बीच, वो सबसे खतरनाक जगह है। और दूसरा नंबर सेंस बीट है। सामान तो नहीं है, लाइफ जैकेट है, वो है, अभी है कुछ नहीं, अभी सब खत्म हो गए। वर्दियाँ भी हम लोग ये बचा के, वर्दी भी हमें नहीं मिल रहे, जान की बाजी लगाती है, क्या करें। अभी देख रहे हैं एक बंदा शोर मचा रहा है, मर रहा है, फिर जान की बाजी लगाना पड़ता है। 2 साल के बाद हम लोग भी रिटायर हो रहे हैं, तो बाकी वो लोग भी मतलब इनका उम्र नहीं है, वो भी तकरीबन 16-17 साल से काम करें। अभी नए लड़के आएंगे, इतना ताकतवर हैं, छोटे होंगे और तैराकी भी बहुत ज़्यादा उनको आता है। तो प्लीज़ जब ऐसी आवाज़ सुने कि समंदर में आगे ना जाएं तो ना जाइए, ये बात सुनिए, वो आपके लिए है, हमारे लिए है, हम सबकी हिफाजत के लिए है। बढ़ते हैं आगे। एलॉय रिम्स, इसकी बात करते हैं। गाड़ी की कशिश बढ़ा देते हैं ये एलॉय रिम्स। इसमें बड़े डिज़ाइन आते हैं और शायकीन मार्केट में खिंचे चले आते हैं। साइज़, डिज़ाइन, मयार के लिहाज से एलॉय रिम्स की कीमतें हज़ारों से शुरू होती हैं, लाखों तक जाती हैं। ऐसा क्या खास होता है कि ये लाखों तक चली जाती हैं कीमतें? इस्लामाबाद से शहजाद अली ने रिपोर्ट तैयार की है एलॉय रिम्स पर, आपको दिखाएंगे। गाड़ियों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए अलॉय रिम्स का बढ़ता इस्तेमाल, जिसे देखो मुनफरिद अलॉय रिम्स की तलाश में नजर आता है। अलॉय रिम्स की खुसूसियात और इनकी बढ़ती मांग की वजह क्या है, जानते हैं इस शौक के दीवानों और कारोबार से वाबस्ता अफराद से। वक्त के पहिए के साथ गाड़ियों के पहियों में भी जिद्दत आई, तो गाड़ी की शान बढ़ाने के लिए अलॉय रिम्स का शौक भी सर चढ़कर बोलने लगा। स्ट्रेट, कनकेव, फोर, सेमी होलो, डीप डिश हालो, फैंसी, सिंपल, रेली अलॉय रिम्स में से जिसको जो भाई ले जाए। यहाँ पे सबसे जो छोटा साइज है पाकिस्तान में वो 12 साइज है, मेहरान में वही लगता है। FX में तकरीबन मिनिमम आपको मिल जाता है 17,000 से स्टार्ट होते हैं जी। अगर आप बड़ी गाड़ियों में चले जाएं 4x4 में तो वो लाखों तक चले जाते हैं जनाब। दुकानदार कहते हैं गाड़ी की चमक दमक से रफ्तार तक जितना गुड़ उतनी ही मिठास। खूबसूरत डिजाइन उसका रेट ज्यादा होते हैं, गुजारे वाले डिजाइन उसका रेट कम होता है। जितना साइज बड़ा हो जाता है ना, रेट भी ज्यादा हो जाते हैं। गाड़ी का रूट ग्रिप भी सही होते हैं और ब्रेक भी सही होते हैं। इस वजह से शौकी लोग ये भी लगाते हैं, स्पीड लगाते हैं ना, ग्रिप पकड़ सही होते हैं। अब अलॉय रिम लगवाने वालों की राय भी जान लेते हैं कि इन्हें आखिर यही क्यों पसंद है। इस मशीन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसको भी टायर और रिम अगर आप अच्छे लगाएंगे, इसको जितना आप कंफर्ट लेवल देंगे, ये भी आपको उतना ही लॉन्ग रन देगी, इजाफा देगी, मतलब ज्यादा अच्छी चलेगी। सस्पेंशन उसमें आ जाती है, गाड़ी की ठीक रहती है। जिस चीज की मुल्क में इतनी मांग, वही मेड इन पाकिस्तान ना मिल सके, कितने अफसोस की बात है। जैपनीज, चाइनीज मुख्तलिफ कंट्रियाँ बनाती हैं, लोकली तो ना आने के बराबर तैयार हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो ना इस तरह इसका रॉ मटेरियल नहीं है। शौक अपनी जगह, लेकिन अलॉय रिम्स के इंतखाब में जरा सी गलती गाड़ी के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। अगर तो आप गाड़ी का जेन्युइन साइज में लगाएंगे तो गाड़ी बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहेगी जनाब। अगर आप ओवर साइज लगाएंगे या डीप डिश टाइप लगाएंगे रिम, तो ज़ाहिर बात है फिर गाड़ी भारी हो जाती है, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाता है, इंजन बर्डन बढ़ जाता है। मनपसंद अलॉय रिम्स के साथ गाड़ी मालिक के मन को भाए तो दुकानदार का भी काम चलाए। शायकीन कहते हैं रंगारंग अलॉय रिम्स गाड़ी की दिलकशी बढ़ाने के साथ टायर की रोड ग्रिप बढ़ाने में भी खूब मददगार हैं। दुकानदारों का भी कहना है भाई ग्राहकों से रकम मुफ्त में थोड़ी बटोर रहे हैं। तो जनाब आपने ये रिपोर्ट देखी, लेकिन अब हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे पाकिस्तानी तालिब इल्म से, थर का ये बच्चा जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। शुएब ने उनके साथ गुफ्तगू की, एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया। क्या कारनामा उनका है और कैसी गुफ्तगू है वो हम आपको दिखाते हैं। जब हम छोटे थे, स्कूल में थे, एक सब्जेक्ट जो बड़ा नापसंद था मुझे वो था केमिस्ट्री का। पीरियोडिक टेबल याद ही नहीं होता था, बड़ा सोचते थे कैसे याद करें, हो नहीं पाता था। लेकिन अब के बच्चे आ रहे हैं जनाब सुपर जीनियस। कैसे? पीरियोडिक टेबल तो याद करते ही हैं, रिकॉर्ड भी ब्रेक कर जाते हैं। याद है आपको जुलाई में नतालिया नजम हमारी मेहमान थी, जिन्होंने इंडियन एक बच्चे का रिकॉर्ड तोड़ा था और पीरियोडिक टेबल जो है वो पूरा टेबल पर सेट किया था। लेकिन अब जिस बच्चे से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा, उन्होंने उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। थर से इनका ताल्लुक है, रोहन खटवानी, और इन्होंने 1 मिनट 58 सेकंड्स में पीरियोडिक टेबल जो है वुड के छोटे छोटे टुकड़ों से जो है वो पूरा सेट किया और इस तरह से रिकॉर्ड तोड़ दिया।
थर से इनका ताल्लुक है, इस पर दोबारा फोकस करता हूँ क्योंकि ज़रा थर की बात आती है तो हमें लगता ही है कि शायद वहाँ पर जो स्कूल सिस्टम है उसमें थोड़े से मसाइल होंगे, बट वहीं पर पढ़ते हैं और ही इज़ वेरी स्मार्ट, सुपर स्मार्ट। ही इज़ विद अस टुडे, रोहन कटवानी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बहुत खैरियत से, आप बताएं। ज़बरदस्त। थोड़ा सा मुझे बताएं कि क्या आपका फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और मैथ्स भी है। मैथ्स भी है, अच्छा। अब मुझे बताएं, ये जो हमने बात की इस्लामाबाद साइंस फेस्टिवल की, 13 और 14 फरवरी को हुआ। 13 फरवरी को हुआ, तो ये इसमें सिलेक्शन कैसे हुई? आप कैसे गए? सोचा कैसे आप वहाँ जाएंगे और कितने अर्से आपने प्रैक्टिस की कि आपने जाना है, पीरियोडिक टेबल को आपने सेट करना और ये रिकॉर्ड आपने तोड़ना है? मैं जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे साइंस फेस्टिवल हो रहा था, तो सर ने, हमारे केमिस्ट्री के टीचर सर साहब ने मुझे पीरियोडिक टेबल का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसके बारे में बताया था। तो हमने प्रैक्टिस की, सर ने हमें मोटिवेट किया, सपोर्ट किया, प्रैक्टिस भी कराई। तो हम प्रैक्टिस करते रहे और वहाँ पे साइंस फेस्टिवल में परफॉर्म किया था। और फिर आस्ते आस्ते जो जैसे बात सबको पता चलने लगी, तो फिर इस्लामाबाद साइंस फेस्टिवल वालों ने भी हमें कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे इनविटेशन भेजा था कि आप हम वहाँ आएँ और अपने परफॉर्म करें। तो हम वहाँ चले गए और परफॉर्म किया। आपने कहा हम, यानी आपके साथ और बच्चे भी थे जिनको बताया जा रहा था कि आपने ये सीखना है और ये याद करना है? हम मतलब मैं और मेरे जो टीचर हैं। ओके, नहीं लेकिन आपकी क्लास में और भी बच्चे थे जो जिनको ये सिखाया जाता है, या सर ने पिक किया नहीं रोहन विल डू इट? सर को लगा कि मैं वो याद कर दूंगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दूंगा, इसलिए सर ने। यानी क्लास के सबसे स्मार्ट बच्चे आप ही हैं। अब मुझे बताएं कि इस्लामाबाद के इस फेस्टिवल में और कितने स्कूल्स के बच्चे आए थे? मुकाबला कितने बच्चों से था? मुकाबला जो 80 स्टॉल्स थे वहाँ। अच्छा। उसमें एक स्टॉल मेरा था। 80 बच्चे थे जी, जो कि सेट कर रहे थे, और उसमें आपने इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया। अब ये रिकॉर्ड ज़ाहिर है आपने जो ब्रेक किया, अगर मैं कहूँ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराना, उसका एक प्रोसेस होता है, उससे मुताल्लिक क्या हो रहा है? पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन से हमने बात की थी, तो उन्होंने कहा कि 2-3 हफ्ते में वो जो सारी रिक्वायरमेंट होती है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की, वो सारी वो देख के, वो सारी जो हैं वो करके हमको वहाँ पे फिर से बुलाएंगे इस्लामाबाद। ओके, तो दोबारा से आपको इस्लामाबाद जाना पड़ेगा जी। ये रिकॉर्ड तो ब्रेक किया, इसके बाद अगला भी कोई रिकॉर्ड है जो ब्रेक करने की ख्वाहिश है और उसकी कोशिश जारी है? मैं सोच रहा हूँ कि जो पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स को जो रिसाइट करने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसको मैं ब्रेक कर दूँ। कुछ याद कर लिया जी? थोड़ा सा सुन लो, अगर सुनाए थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल ज़रा देखते हैं जी। रोहन अभी कितने रवानी से हमें थोड़े से एलिमेंट्स बताएगा पीरियोडिक टेबल के। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक। ये अभी याद कर रहे हैं जनाब, और देखें कितने फरावानी से बताए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो उन्होंने वुड के ब्लॉक से वो सेट किया था। और अभी आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं ज़हनी बीमारी से मुताल्लिक की, बहुत अहम टॉपिक है। और होती क्या है ये? हाँ, और इसका बातों से इलाज कैसे मुमकिन है, आज हम इसी अहम मौजू पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ साइकोथेरेपिस्ट ज़ैनब तुफैल साहिबा भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम वेलकम टू द शो। लेकिन बात करने के लिए ज़ैनब साहिबा स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं। ज़ैनब साहिबा, एक बड़ा सीरियस इशू, लोग इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। कुछ लोग दवाइयों पर चले जाते हैं और इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ भी अब मार्केट में आ गई हैं, लेकिन ज़हनी बीमारी, डिप्रेशन, इसका इलाज बातों से मुमकिन अगर है तो कैसे? सबसे पहले बातों से पूरा इलाज नहीं होता। स्टार्ट्स विद टॉक थेरेपी हम कहते हैं इसको, यानी बात करने शुरू करना, क्योंकि अंदर ही अंदर जब जमा होता है तो वो लावा की तरह फटता है। बेसिक इसका ये होता है। तो जब आप किसी स्ट्रेंजर से बात करते हैं तो आप अपने दिल की सीक्रेट, अपने डीपेस्ट डार्केस्ट चीज़ भी बता सकते हैं और कुछ भी बता सकते हैं। और क्योंकि हम प्रोफेशनल होते हैं तो हम उसको एज प्रोफेशनल उसको ट्रीट करते हैं, यानी कि अब जो भी टेक्निक इस्तेमाल करनी होगी वो हम कस्टमाइज़ करके, हम जैसे दर्जी करता है उस तरह हम उसको कट एंड पेस्ट करके, अच्छा ठीक है ये वाली टेक्निक यहाँ करनी है, ये वाली टेक्निक। बट उससे पहले यूर राइट, बातों का इलाज बहुत मुमकिन है, क्योंकि देखिए ना, जब आप बात करेंगे तो ही तो आपकी दिल की बात निकलेगी। उसी को हम ऑर्गेनाइज करके पर्सपेक्टिव पेश करेंगे एंड देन विल टॉक अबाउट इट। और सबसे बढ़कर जो आई फील
इस प्रोफेशन में जब बात करते हैं इंसान तो एक्सेप्टेंस ज़्यादा आने लगती है, सामने वाला एक्सेप्ट करता है, वरना अंदर ही अंदर घुटना और उसको समझना कि कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। और ये नॉर्मल फंक्शनल इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, ठीक है। स्पेक्ट्रम पे जो बहुत ही काम वाले आदमी और औरतें और होती हैं, जो जॉब्स पे जाते हैं, जो घरों में पेरेंट्स एंड इस स्टेज पे स्टूडेंट्स, मेरा तो 40 स्टूडेंट्स से लेकर स्कूल्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और फिर जॉब्स, तो बातों से डेफिनेटली इलाज मुमकिन है। नो साइड इफ़ेक्ट्स, इट्स अ वंडरफुल वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड अपने आप को पर्सपेक्टिव, अपने आप को हील करना, क्योंकि बात सिर्फ बात नहीं होती है, सिर्फ वेंटिंग आउट सेशंस नहीं होते हैं। अच्छा, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली, या क्योंकि ये एक मिथ है एक्चुअली। आप शायद इसलिए आपने अच्छा कहा। मुझे वाकई मैं इसको एग्री कर रहा था पहले, लेकिन आपने कहा ये सिर्फ ऐसा नहीं है। नहीं, हो ही नहीं सकता ना। देखिए, अब आप इतना आ रहे हैं और 50 मिनट एवरी वीक, सिर्फ बातें तो नहीं कर सकते ना। और बहुत से अच्छा, एक मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हमारे यहाँ जनरली स्पीकिंग, थोड़ा सा मैं जनरलाइज करूँगी, सॉरी, जनरली स्पीकिंग मर्दों पर, लड़कों पर ये कहा जाता है वो बातें नहीं करते, और बहुत सी लड़कियाँ भी खैर, बट जनरली तो मैं क्या करूँ, मैं तो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता। तो मैं उनसे ये कहती हूँ एक्सप्रेस करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नैरेटिव आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्टोरी हम बहुत इज्जत करते हैं उसकी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ उस पर डिपेंडेंट हैं। आप आ रहे हैं सेशन में, वही बहुत है। हमारी इतनी ट्रेनिंग होती है कि हम खुद ही उसको कर लेते हैं। यानी सबसे इसमें यानी समझूं मैं कि मुश्किल चीज़ ये है किसी का आना। देखिए, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। पहाड़ से कोई गिर रहा है, वो हाथ देगा तो मैं लूँगी ना। ट्रू दैट। आई मीन, मैं कैसे हाथ पकड़ूंगी ना, बस मुझे हाथ दे दें। मैं प्रॉब्लम बताऊंगी तो फिर वो, या मैं उसे एडमिट करूं कि मैं प्रॉब्लम में हूं। ओके, हाँ, बस नॉट। अच्छा, एक और यहाँ पे ये भी है कि ये समझते हैं कि सिर्फ प्रॉब्लम में हूँ। प्रॉब्लम, देखिए, अच्छा, मैंने एक और प्रोग्राम में भी एग्जाम्पल दिया था, आई विल रिपीट इट एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जो मैंने क्रिएट किया है। दिल कितनी दफ़ा टूटता है एक इंसान का? बहुत दफ़ा जी। और दिल का दौरा कितनी दफ़ा पड़ता है? एक बार ही पड़ता है ना, तीसरी दफ़ा तो हम एक बार ठीक है, मगर दिल के दौरे पर तो फौरन भागते हैं, पर दिल टूटने पर तो कोई किसी से बोलता भी नहीं है। यानी कि जो रूट कॉज है उसको हम सीरियस नहीं लेते। हाँ, दिल टूटने पर तो हम खामोश हो जाते हैं। और सबसे बढ़कर साइकोसोमैटिक मैनिफेस्टेशन एक टर्म है, जिसका मतलब साइकोलॉजिकली अगर आपको कोई भी चीज़, चाहे काम का टेंशन, चाहे पढ़ाई में फोकस, चाहे घर के काम में हो, चाहे बच्चा होने के बाद प्रॉब्लम्स जो होते हैं, जो वो कहते हैं उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं, फिर कोई ट्रॉमा हो जाता है। हम कराची में रहते हैं, हम सबको पता है हमारे ट्रॉमास हैं, सो मतलब फैमिली प्रॉब्लम्स। अच्छा मैम, ये जो टॉकिंग थेरेपी है, कुछ लोग अपने दिल की बात हर किसी को बता देते हैं, अपने इमोशंस, अपनी प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ शेयर कर देते हैं, लेकिन हर बंदा आपको अच्छा गाइड नहीं करता है, कुछ आपके लिए नुकसानदेह भी हो जाता है। तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें सबसे बातें शेयर करनी है, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन से शेयर करनी है, चूँकि हम तो इसका हल ढूंढ रहे हैं ना, इसका इलाज ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपने कही, हल और है, इलाज और है, गाइड और है, और पर्सपेक्टिव समझ कर अपना देखें। ये एक हदीस है शायद मेरे ख्याल में, जो थोड़ा सा रिलीजियस पर्सपेक्टिव है यहाँ पर, सॉरी अगर कोई वो माइंड करे, मगर इसमें यह है कि बीमारी भी अंदर है, इलाज भी अंदर है। ओके, हम वो निकालते हैं। ठीक है, आप किसी को गाइड नहीं कर, मैं नहीं गाइड कर सकती। ठीक है, सॉरी टू इंटरप्ट, एक कॉलर है एंड ही वांट टू टॉक टू यू। मियां चन्नू से एक कॉलर हैं, गुलाम रईस साहब, प्लीज आप सवाल कीजिए, सुन रही हैं ज़ैनब साहिबा आपको। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, प्लीज आप सवाल कीजिए, आवाज दे दीजिएगा कंट्रोल रूम प्लीज। सवाल है जी, मेरा ये सवाल है कि मैम, मुझसे ना जरा से भी किसी की कोई बर्दाश्त है, बात नहीं होती। अगर जरा से भी कोई बात कर देता है तो ऐसा लगता है कि जैसे एकदम सर फटने। ठीक है, आपका सवाल आ गया। वो कहते हैं गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, फौरन से गुस्सा आता है, वो क्या करें? देखें, ओके, एंगर जो है, गुस्सा, हमारे यहाँ थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। एंगर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल बेसिक इमोशन एक्चुअली, हर किसी को आता है। किसको नहीं आया मुझे बता दें, मगर एंगर का इजहार करना, रेज, वो प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं, इमोशनल स्पिल्स हर जगह, टाटा टाटा, क्यों? क्योंकि वो जमा हो रहा है ना। जब देखें प्रेशर कुकर में जब खाना पक रहा होता है तो हम उसकी सीटी को लूज कर देते हैं। वो थोड़ा सा उसके लिए सही होता है। अगर ना करें तो पहले वो गिरना शुरू होता है, फिर बाद में फट जाता है। ये जो हल्का हल्का आना इज दैट इमोशनल स्पिल, और फिर फट जाना लावा की तरह। तो हमें देखना है कि हमें एंगर जो है, एंगर को प्योरिटी में लेना है। अच्छा, प्योरिटी थोड़ा सा मैंने गलत यहाँ थोड़ा सा यूज़ किया, क्योंकि प्योर इमोशन नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ है। एंगर आया क्यों? हर्ट हुए, दिल टूटा,
वुंडेड हो गए, Root cause कुछ तक जाना पुराना याद आ गया, हम साइकोडायनामिक काम करते हैं, यानी हम पुराने पे भी जाते हैं, हम बिहेवियर को भी देख लेते हैं, हम हर चीज़ पे चेंज। सो इट्स अ होलिस्टिक, यानी होलिज्म कहा जाता है इंग्लिश में, जिसको यानी पूरा तौर पर हम उसके ऊपर हीलिंग के ऊपर चेंज करते हैं। ओके, मुझे एक बात बताइएगा कि समटाइम्स ये होता है कोई ऐसा मामला हो जाता है, वो चाहे रिलेशनशिप में हो जाए, वो चाहे फाइनेंशियल एस्पेक्ट से कोई मामला हो जाए, ज़िंदगी लगता है कि रुक गई है, इंसान आगे बढ़ नहीं पाता, दिमाग में वो जो गिरा लग जाती है, क्या वो बातों से खुल जाती है? डेफिनेटली। ओके, बातों से नहीं, वही अगेन टॉक थेरेपी। और कितने सेशंस में हो जाता है ये? ओके, सो दैट डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी एंड ह्यूमन। ओके, ठीक है, इट डिपेंड्स। फिर हम वो उसी पे वो उसको साइको वो कहते हैं हम साइकोथेरेप्यूटिक डांस, जिसमें क्लाइंट और थेरेपिस्ट पर होता है। कुछ लोग बिल्कुल लिमिटेड सेशंस के लिए भी आते हैं, कहते हैं कि हम इतने चाहिए, मगर फिर वो CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी कि बिहेवियर पे काम होता है। पर्सन टू पर्सन ज़ाहिर आप लोग बताते हैं किस तरीके से काम होना चाहिए। सॉरी वक्त बड़ा कम था ज़ैनब साहिबा, वक्त खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर दास। वक्त चूंकि खत्म हो चुका है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और बात करना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह हम आगे चलकर भी इस सेगमेंट पर बात करेंगे, क्योंकि आपसे हम बात करेंगे मंडे को। यस, टिल देन टेक गुड केयर ऑफ आपने बेस्ट ऑफ नया दिन देखना है सैटरडे एंड संडे को।